हेलो एवरीवन। बेटा देखो एक बार साउंड चेक करो, आ रही है? स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जल्दी से चेक कर लो बेटा, आवाज चेक करो, आ रही है? स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन। बेटा एक बार आवाज चेक करिए, साउंड चेक करिए, स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार आप ओके लिख दो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं जल्दी से, है ना? आपको अगर साउंड आ रही है एक बार चेक कर लो। स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, एक सेकेंड बेटा, बस जल्दी बता दो एक बार फटाफट से। ठीक है। हाँ, आ गई आवाज, आ गई मेरे को भी। मेरी डबल साउंड आ रही होगी तुम्हें। चलो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का आज लेक्चर नंबर 7 है और यकीन 2.0 बैच में आज इसको हम कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम काफी सारी चीजें आज करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक रहेगा आज। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, क्योंकि मैं वहीं से उठा लूंगा, बल्क फ्लो मास फ्लो से हल्का सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो बस एक बार आप ओके लिखो और फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को बेटा फटाफट से। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग प्रॉपरली सारा कुछ रिवाइज कर रहे होंगे। दो तीन जो आपके डाउट्स हैं जो बच्चों ने मेरे से पूछा, आप में से बहुत सारे बच्चे जो मेरे से पूछ रहे थे, और कल मैं पाठशाला के लॉन्च में था भी, तो बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्टली मेरे से फेस टू फेस भी पूछा और उन्होंने बोला कि सर क्या हमने यकीन 1.0 में आपके लेक्चर पढ़े थे, हमने नोट्स भी बनाए थे, क्या लेक्चर देखने जरूरी है? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी एक दो वीक फ्लो में आने के लिए 2x की स्पीड पे देख लो जिन्होंने पहले अटेंड किया हुआ था, या आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो इन पीडीएफ में अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो उसमें ऐड ऑन कर लो। उसके बाद से फिर आप डिसाइड कर लेना क्या करना है, ठीक है ना बेटा? ठीक है। उसके बाद अभी एक दो वीक थोड़ा सा आप फ्लो में आ जाओगे। फ्लो में मतलब क्या होता है कि जब हम ये सोच लेते हैं सेल्फ स्टडी करनी है तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होने लगता है, तो पहले खुद को फ्लो में लाना जरूरी है। जैसे ही आप फ्लो में आ जाओगे पढ़ाई के, फिर करना स्टार्ट करो, फिर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? और एक चीज मेरे को बच्चों से कल बात करके फील हुआ कि यार टाइम बहुत लग जाता है। देखो बेटा, अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। पूरा दिन लगे चाहे दो, जो हो आपको एक करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, क्लियर? स्टार्ट करें? स्टार्ट कर लें फटाफट से। चलिए कर रहे हैं स्टार्ट। हाँ, एक कह रहे सर आप डेली लेट आते हैं। भाई 2-3 मिनट मेरे को भी माइक खोजना होता है, स्पेक्स खोजने होते हैं, है ना? स्लाइड बना रहा होता हूं मैं एक्चुअल में। लाइव पढ़ाने के लिए मुझे स्लाइड बनाने की जरूरत पड़ती है, तो मैं स्लाइड लास्ट मोमेंट पे कुछ चीजें रह जाती हैं ऐड कर रहा होता हूं। क्योंकि लाइव पढ़ाने में क्या होता है कि भाई हमें एक दो चीजें ऐड करनी होती है ताकि आपको छूट ना जाए। लाइव में मैं सारा लिखूंगा तो सिलेबस आपका 500 साल में कंप्लीट होगा, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, लेट आने का मतलब ये नहीं सुबह में 6 बजे, मैं 6 बजे 7 उठता हूं बेटा, ऐसा नहीं है। हाँ, और मैं ऐसे मतलब ऐसी ऐसी बातें नहीं करता। ठीक है। एक कह रहा है बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एनसीईआरटी खोल के पढ़ लिया करना। भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? बैठ के पढ़ ले एनसीईआरटी, है? ठीक है। हाँ, मुझे बता जो, मैं स्लाइड पे लिख के नहीं लाऊंगा थोड़ा थोड़ा सा, तो मैं आपको कैसे कराऊंगा जल्दी से? और मुझे करा नहीं, आप कहेंगे नहीं सर सारा ही लिख दो आप, तो फिर क्या साल में सिलेबस कराऊं तुम्हारा? मतलब और एक चीज और समझो ना कि मैं लेट हूं, ये मैं कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो? बैठ के वीडियो को घूर रहे हो। एनसीईआरटी रख के पढ़ो ना, स्टार्ट होगी तो देख लेना। एनसीईआरटी नहीं तुम्हारे पास? कुछ तो ऐसे हैं तुम्हारे, तुम में से बहुत सारे तो ऐसे बच्चे भी हैं जो वेट करते हैं, यार अभी मम्मी ने बोला है आधे घंटे में खाना बन जाएगा, जब तक मैं फोन चला लेता हूं। पढ़ लेना भाई आधे घंटे, 4 क्वेश्चन कर ले फिजिक्स के, या एनसीईआरटी पढ़ ले फिर से। ये जो आधा आधा घंटा डेली वेस्ट करते हो ना खाने के वेट में और इसमें उधर में, यही नुकसान करने वाला है तुम्हें। समझ नहीं रहे हो अभी? हाँ, चलो नोट्स बेटा कल दे दूंगा। कल एक्स्ट्रा क्लास भी है, कल मैं पूरे चैप्टर के कंप्लीट नोट्स दे दूंगा आपको। हाँ, वर्कशीट मैंने दे दी आपको, एक और आज मिल जाएगी।
वर्कशीट भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, और उसके अलावा जो असाइनमेंट कर रहे हम हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, पांडे सर का कल बर्थडे, विश कर लेना सारे, ठीक है। चलो, हाँ चलो आगे पढ़ रहे हैं बेटा, चलो ठीक है। स्टार्ट करने वाले हैं, सुनने ध्यान से बेटा, स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। हाँ, कल हॉलीडे नहीं है, कल एक्स्ट्रा क्लास है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? 1 मिनट ले लिया हमने और रिवाइज करते हुए चलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको यह पढ़ाया था कि बल्क फ्लो, मास फ्लो आर द मेन प्रिंसिपल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब चैट रोक दो और अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, क्लियर। हाँ, एक कह रहा ब्लर नहीं, साफ है बेटा, बिल्कुल साफ है स्क्रीन, आप एक बार रिफ्रेश कर लो। चलो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग। मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मैंने स्टार्ट किया था, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में मैंने ये बताया था कि आप एक एक बात बहुत ध्यान से सुनो। अब अपनी जो कान है ना, इनको थोड़ा बड़ा करो जैसे हाथी के होते हैं, और मेरी तरफ लगा लो बिल्कुल, और मेरे को एकदम फोकस करके, है ना, एकदम वैसे चीते की तरह से फोकस करके, कान हाथी जैसे करके मेरी तरफ देखो, सिर्फ सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने आपको ये बोला था कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट काफी स्लो होते हैं, और डिफ्यूजन तो इतना स्लो होता है कि 2 पॉइंट आपके पास 5 सेकेंड में 50 म्यू मीटर का ट्रांसपोर्ट होता है। इस स्पीड से 1 मीटर के लिए 32 साल लग जाएंगे, पर मुझे काफी ज्यादा फास्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए। कितना फास्ट चाहिए? मुझे लगभग चाहिए, कितना फास्ट चाहिए भाई, कितना फास्ट चाहिए बताओ? मुझे लगभग चाहिए 10,000, ध्यान सुनेंगे, मुझे लगभग चाहिए कि कम से कम 15 मीटर 1 घंटे में तो ट्रांसपोर्ट हो पानी का, इतना फास्ट मुझे चाहिए। फिर मैंने ये बोला था कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए मेरे पास क्या चीजें हैं, आप ध्यान देना बेटा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने 3 बातें की थी। एक मैंने बोला था सिद्धांत, प्रिंसिपल, दूसरा मैंने बोला था फोर्स, पुश और पुल, और तीसरा मैंने बोला था पाथवे। 3 चीजों की बात करी थी, समझो ध्यान से। एक था प्रिंसिपल, एक था फोर्स, और एक था पाथवे। इन 3 चीजों की हमने बात करी थी। प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल होता है सिद्धांत। सिद्धांत मतलब किस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा। तो मैं अगर आपसे कहूं किसी भी तरह का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जाइलम फ्लोएम से होता है, और उसका जो सिद्धांत और प्रिंसिपल है वो है बल्क फ्लो और मास फ्लो। तो बल्क फ्लो मास फ्लो क्या कहता है आपसे? बल्क फ्लो मास फ्लो कहता है कि अगर मेरे पास चीजों की मूवमेंट करनी है जाइलम फ्लोएम में से, तो मेरे पास मीडियम मूव करता है जो कि पानी अपने साथ सभी तरह के सॉल्यूट या जो चीजें नहीं भी घुली हुई हैं उनको सेम पेस से मूव करता है बल्क की फॉर्म में। बल्क मतलब इकट्ठा। तो बल्क फ्लो मास फ्लो कहता है कि मेरे पास पानी जाइलम और फ्लोएम में मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और वो एक साथ सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है, वेदर इट इज डिसॉल्व और नॉट, है ना, वो डिसॉल्व है कि नहीं है, इस बेस पर वो उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। बल्क फ्लो और मास फ्लो ऐसे काम करता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बल्क में ले जाता है चीजों का। क्लियर है? और ये नॉन स्पेसिफिक होता है और फास्ट होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। उसके बाद मैंने ये कहा था कि बल्क फ्लो के लिए बल कहां से आता है? बल मतलब फोर्स कहां से आता है? तो फोर्स 2 ही तरह की हो सकती है, पुश और पुल। पुश का मतलब होता है कि आप पानी को धक्का दे रहे हैं, ऐसा फ्लोएम में होता है। आपको सिखाएंगे कैसे होता है, पर फ्लोएम में पुश लगता है। जाइलम के अंदर एक खास तरह का फोर्स लगता है जिसे हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। भाई जिसने रोटी राटी ना खाई हो, मंगा लो मम्मी से और साथ बैठ के खा लो क्लास के, ठीक है, क्लियर। मेरी क्लास में 45 पे क्या नाम है 12:45 पे शोर मत करने लगा करो कि सर जाना है, केमिस्ट्री पढ़ने जाना है। रोटी राटी खा के बैठा करो सुबह की 11 बजे से पहले, है ना। हाँ पहले बता रहा हूं, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला आ जाओ भाई। फ्लोएम में पुश, आगे आओ। फिर हमने बात करी थी रास्ते। हमने 3 चीजों पे बात करी थी, प्रिंसिपल, फोर्स और रास्ते। मैंने कहा था जब पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा या फ्लोएम में से फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, तो रास्ते कैसे होंगे? एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट का मतलब होता है सेल्स के बीच में से जाना।
सिम्प्लास्ट का क्या मतलब होता है आप समझे ध्यान से। एपोप्लास्ट का मतलब होता है सेल्स के बीच में से जाना, ठीक है। सेल्स के बीच में से जाने का मतलब नॉन लिविंग स्पेस से जाना और सेल वॉल से जाना और डेड सेल से जाना। एपोप्लास्ट का मतलब समझ में आ रहा है, सेल्स के बीच में से जाना, सेल वॉल के ऊपर से जाना। अगर मैं आपसे पूछूं प्रूफ करो सेल वॉल नॉन लिविंग, एक्चुअल में सेल वॉल में जो सेलुलोज है ना उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट लिखा है, चेक कर लो बायोमोलिक्यूल की टेबल। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं सेल वॉल इज नथिंग बट अ डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब होता है सेल के बाहर रिलीज किया हुआ केमिकल होता है। तो जो सेल वॉल होती है ना बेटा, जो सेल वॉल होती है उसको हम नॉन लिविंग मानते हैं। तो वहां से अगर पानी जा रहा है तो उसे हम एपोप्लास्ट बोलते हैं। और डेड सेल्स कौन से होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे कि, और साइटोप्लाज्म नहीं होता, जैसे कि मेरे पास कौन है, जाइलम का वेसल्स और ट्रैकिड्स। ठीक हो गई बात। तो डेड सेल से जाना और उससे जानिए सबको हम क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट बोलते हैं। नाउ व्हाट इज सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट क्या होता है सोचो, सिम्प्लास्ट होता है लिविंग सेल से जाना। अगर कोई लिविंग सेल से जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट बोलते हैं। तो ये चीज मैंने आपको समझाई थी कि एपोप्लास्ट के 3 मतलब हैं, सेल के बीच में से जाना जिसे आप इंटरसेलुलर बोल सकते हैं, जिसे आप क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर का मतलब होता है सेल के बीच में से जाना। फिर मैंने बोला था थ्रू सेल वॉल जाना और थ्रू डेड सेल जाना, इसको भी मैंने क्या बोला था बेटा, इसको भी मैंने एपोप्लास्ट बोला था। सिम्प्लास्ट का मतलब होता है, सिम का मतलब साथ में, प्लास्ट मतलब लिविंग पार्ट, तो लिविंग पार्ट के अंदर में से जाना, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला था, सिम्प्लास्ट बोला था। फिर मैंने कहा था कि मैं आपको 3 चीजों का ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा मेनली, लॉन्ग डिस्टेंस का, पानी का, फूड का और मिनरल का, या पानी का, मिनरल का, फूड का। क्लियर हो गई बात। तो जब मैंने उसके ट्रांसपोर्ट के लिए बात करी थी तो मैंने आपको क्लियरली पढ़ाया था, ध्यान सुनिए, क्लियरली पढ़ाया था, यहां से देखें बेटा, क्लियरली पढ़ाया था कि पानी का अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हम 3 लेवल पे ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। पहला कि पानी एब्जॉर्ब होके एंटर कैसे करता है जाइलम में, पहला पॉइंट क्या पढ़ोगे, पानी एब्जॉर्ब होके एंटर कैसे करता है जाइलम में। उसके बाद पानी ऊपर कैसे चढ़ता है, और तीसरा मैंने आपको बोला था कि पानी का ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। तो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को 3 लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला, पानी की एंट्री। एंट्री कहां पर, मतलब रूट में एंट्री। क्लियर है। जैसे एनसीईआरटी ने बोला है क्लियरली कि आप पौधे के ऊपर पानी ऐसे मारते रहो, क्या फर्क पड़ता है, पानी तो सिर्फ रूट से एब्जॉर्ब होगा और कहीं से एब्जॉर्ब नहीं होने का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज कि पानी वंस इट एब्जॉर्ब, हाउ इट एंटर इनटू जाइलम। एक बार एब्जॉर्ब होके जाइलम में कैसे जाता है, हमें वो रास्ता भी देखना है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट। दूसरा, तीसरी बात कि पानी का ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, ठीक है। मतलब ऊपर के देखो, एक बार एंट्री हो गई, फिर पानी ऊपर कैसे चढ़ा और फिर पानी बाहर आया। तो बाहर आने को कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ऊपर जाने को कहते हैं असेंट ऑफ सैप। एंट्री करानी है जाइलम में। तो कल जब हम पढ़ रहे थे तो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था पानी का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, मैंने आपको एक बात बताई थी कि देखो भाई, पानी का सिर्फ पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। पानी का सिर्फ क्या होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन। और कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। जो पानी का डिफ्यूजन है, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है तो उसे ऑस्मोसिस बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पानी का सिर्फ क्या होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। और कैसे होता है, डिफ्यूजन। मैंने ऐसे बोला था, ध्यान सुनेंगे, मैंने ऐसे बोला था कि रूट के अंदर सबसे पहले मैंने ये बोला था कि सॉइल एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट का मतलब ये है कि मेरे पास रूट के अंदर मान लो 100 Na है, सॉइल के अंदर 1000 है, पर सॉइल एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है, इस वजह से सॉइल एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट है एज कंपेयर टू रूट। तो सॉइल इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉइल इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, समझ लें ध्यान से। सॉइल इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉइल एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें मेरे पास आयंस की कंसंट्रेशन, आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो सॉइल इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉइल एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, आप समझे। दूसरी बात मैंने बोली थी कि पहले मिनरल एब्जॉर्ब होगा रूट में, आप हमेशा याद रखो बेटा, पहले मिनरल एब्जॉर्ब होता है, पानी उसके पीछे जाता है। हमने आपको हमेशा ये याद रखना है बेटा, कैटायन जो होते हैं नॉर्मली एक्टिव एब्जॉर्ब होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि सॉइल इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, पहले मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा जो एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकता है, पर मेनली एक्टिव होता है। मेनली कैसा होता है, एक्टिव होता है।
एक्टिव पैसिव दोनों हो सकता है, पर मेनली कैसा होगा भाई, मेनली एक्टिव होगा, मतलब एनर्जी खर्च होगी, मतलब एटीपी खर्च होगी, मतलब पंप के थ्रू होगा। तो बहुत सारे आयंस जो होते हैं वो पंप के थ्रू होते हैं, और ये पंप कहां होते हैं, रूट हेयर में, एपिडर्मल सेल्स में, यहां होते हैं। एक बार मिनरल एब्जॉर्ब हो गया तो पानी उसका पीछा करता है। पीछा क्यों करता है, क्योंकि मिनरल एब्जॉर्ब होने के बाद जहां मिनरल एब्जॉर्ब हुआ है वहां वाटर पोटेंशियल लो हो जाएगा या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, तो पानी उसको फॉलो करेगा। पानी उसको क्या करता है, फॉलो करता है। और पानी का सिर्फ कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। सिर्फ कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव। पैसिव मतलब एनर्जी खर्च नहीं होती। एनर्जी कहां खर्च हुई है, मिनरल के एब्जॉर्प्शन में। आप समझ लो ध्यान से, मिनरल के एब्जॉर्प्शन में। अब ये मैंने पानी का एब्जॉर्प्शन बताया था, और मैंने ये भी क्लियरली बोला था कि पानी लीफ पे डालोगे कोई फर्क नहीं, सिर्फ रूट से एब्जॉर्ब होगा, रूट हेयर के थ्रू होगा। रूट हेयर क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ धागे होते हैं, और वो कैसे होते हैं, पतले, स्लेंडर होते हैं। स्लेंडर होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या आपको यहां तक याद है? अब यहां से हम आगे जाएंगे और आगे का टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? टुडे इज माई बर्थडे, तो मैं क्या करूं भाई, अपने पेरेंट्स को बता, पैर छू आशीर्वाद ले, मेरे से क्यों बता रहा है? मैं तो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना। हाँ, मेरी ब्लेसिंग्स है, एकदम डेली ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हर लेक्चर में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, पर ब्लेसिंग से ज्यादा टॉपिक की जरूरत है आपको मेरे से। अभी ब्लेसिंग्स तो अपने पेरेंट्स से लो, है ना। हाँ, ब्लेसिंग्स का मतलब पैसे नहीं होता है, समझ लो ध्यान से। कुछ मक्कार बालक सोच रहे होंगे आज ही सुबह 100 का नोट लिया पापा से, जल्दी बताओ, क्लियर है? ठीक है, हाँ ठीक, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, है ना। आगे चलेंगे बेटा, आगे चलेंगे, बहुत बढ़िया। यहां से आगे चल रहे हैं, देखो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए क्या याद रखोगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे होती है, बाई रूट हेयर। तो आपको क्लियरली कह रहा हूं, मैं यहां पर फिर लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि सॉइल डाइल्यूट सोल्यूशन है, मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। डाइल्यूट सोल्यूशन पहले कौन एब्जॉर्ब होगा, वंस मिनरल एब्जॉर्ब, जो कि दोनों होता है, ठीक है। देन वाटर एब्जॉर्ब पैसिवली, और कैसे होगा, पैसिवली, किसकी मदद से, रूट हेयर, बाय रूट हेयर, रूट हेयर की मदद से होगा। अब ये रूट हेयर क्या है, जरा फोकस करेंगे। ये मैंने क्या बना दिया बेटा, देखो इधर देखो सारे, ये मेरे पास एपिडर्मिस का सेल है। एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर लेयर, ये उसके रूट हेयर है, ऐसे इस तरीके से रूट हेयर है। आप देख रहे हो, रूट हेयर ये चीज होती है बेटा। रूट हेयर अगर आप देखोगे, ये सेल है, ये कौन सा सेल है, एपिडर्मिस का सेल है। तो रूट हेयर क्या होती है, सिंगल सेल की बनी होती है, सिंगल सेल की आउटग्रोथ होती है। आउटग्रोथ का मतलब होता है बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर। दूसरा पतला होता है, स्लेंडर होता है, स्लेंडर का मतलब होता है पतला। सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इंपॉर्टेंट है बेटा ये। दूसरा, आपके पास वंस मिनरल एब्जॉर्ब, और मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव और पैसिव दोनों होता है, एक्टिव और पैसिव दोनों होगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरे पास, इस पे मेरे पास पंप लगे होंगे, यहां पर ये पंप लगे होंगे मिनरल्स के लिए, दीज आर पंप। ये पंप लगे हुए हैं, पंप लगे हुए हैं किसके लिए, मिनरल के लिए, पंप लगे हुए हैं। और मेरे पास साथ के साथ चैनल्स भी लगे हुए हैं। तो चैनल और पंप लगे रहते हैं बेटा यहां पर, जिसकी मदद से मिनरल एंटर करता है और उसके बाद फिर पानी उसे फॉलो करता है। अगर आपको इतनी बात याद आ गई, उसके बाद सुनो ध्यान से, एक्टिव और पैसिव। तो मैं यहां पर क्लियर लिख रहा हूं, मिनरल एब्जॉर्प्शन, बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसे आपसे पूछेगा मिनरल एब्जॉर्प्शन, आप कहोगे सर ने पढ़ाया था एक्टिव और पैसिव, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। एक्टिव और पैसिव है ना, दोनों होता है, पर एक्टिव ज्यादा होता है। फिर आपसे पूछेगा पानी का एब्जॉर्प्शन, पानी का कैसा होगा एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कितना होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पैसिव होगा, है ना। क्या होगा, पैसिव होगा, 100% पैसिव होगा।
इसमें कोई डाउट नहीं है, पैसिव होगा, पैसिव। और एनसीईआरटी लिखती है बाय डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मेम्ब्रेन पार कर रहा है तो उसे ऑस्मोसिस लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ जरा, माइकोरिजा क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। बहुत सारे प्लांट ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जहां पर उसे उतने मिनरल्स नहीं मिलते। बहुत सारे प्लांट ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जहां बहुत सारे मिनरल्स नहीं होते। तो उन्हें क्या करना होता है, उन्होंने रूट एयर बना लिए, पर रूट एयर अभी भी कम पड़ रहे हैं, सरफेस एरिया और बढ़ाना है। तो मेरे पास ये देखो जरा बेटा, कुछ प्लांट्स की रूट है, कुछ प्लांट्स की रूट है, उन्होंने रूट एयर तो बनाए, ऐसे रूट एयर बनाए, पर रूट एयर अभी उतने ज्यादा हमें लग रहा है कि उतना सरफेस एरिया नहीं है। तो उन रूट एयर के अलावा मेरे पास कुछ फंजाई के हाइफे, हाइफे क्या होते हैं, फंजाई के धागे, ऐसे फंजाई के हाइफे इनके आसपास आ जाते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ा सके। जो काम ये कर रहा है, रूट एयर कर रहा है, वही काम माइकोरिजा कर रहा है प्लांट्स के लिए। तो माइकोरिजा क्या होता है बेटा, माइकोरिजा क्या होता है, तो हम लिख रहे हैं इन सम प्लांट मेरे पास क्या होगा, फंगल हाइफे, फंगल हाइफे आ जाते हैं। ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, बताऊंगा किस साल का, 2019 का ये क्वेश्चन है कि फंगल हाइफे आ जाते हैं। तो इन सम प्लांट फंगल हाइफे जो होंगे एसोसिएट हो जाते हैं, एसोसिएट मतलब लग जाना, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। अब कोई पूछेगा हाइफे क्या होते हैं, फंजाई धागों का बना होता है, उन्हें हाइफे कहते हैं। वो रूट के आसपास लग जाएंगे, ये फंजाई है बेटा, दिस इज फंजाई, ये फंजाई है। तो ये फंजाई के हाइफे हैं, ये धागे फंजाई के हाइफे हैं। तो ये फंजाई के हाइफे यहां पे लग जाएगा, मतलब ये फंजाई के हाइफे यहां लग गए, पानी एब्जॉर्ब करेंगे। तो सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, ये करते हैं। क्लियर है, वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, क्लियर, वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्लियर हो गई बात, बहुत सही, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बेनिफिट प्लांट को क्या होता है, प्लांट बेनिफिट, प्लांट बेनिफिट, प्लांट को क्या मिला, पानी और मिनरल। फंजाई फ्री में काम करेगा नहीं, फंजाई का बेनिफिट, फंजाई को क्या बेनिफिट मिला, फंजाई कह रहा है कि मुझे खाना दे दो, शुगर दे दो, थोड़ी सी नाइट्रोजन भी दे दो, ये बेनिफिट हो गया फंजाई को। और ऐसी एसोसिएशन दोनों को बेनिफिट क्या बोलोगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है पाइनस। पाइनस में तो ये एसोसिएशन इतनी होती है, ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है, पाइनस क्या है बेटा, पाइनस एक ट्री है, पाइनस जिम्नोस्पर्म है, उसके अंदर तो ये एसोसिएशन इतनी ज्यादा होती है कि पाइनस का सीड जर्मिनेट ही नहीं करता। मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, मैं क्या बोल रहा हूं सुन लो ध्यान से। मैंने कहा है आपको कि माइकोरिजा क्या होता है, इस रूट के आसपास फंजाई के हाइफे लगते हैं। तो इन सम प्लांट, ध्यान सुनेंगे, इन सम प्लांट फंगल हाइफे एसोसिएट टू इंक्रीज सरफेस एरिया, फंगल हाइफे एसोसिएट टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। पानी और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं पानी और मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए। प्लांट का बेनिफिट क्या है, वो पानी और मिनरल मिल रहा है उसे। फंजाई का बेनिफिट उसे शुगर और N2 मिल रहा है। कौन होशियार बच्चा बताएगा कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में फंजाई का कौन सा जीनस लिखा हुआ था जो बेसिकली ये एसोसिएशन ज्यादा बनाते हैं, ग्लोमस। क्या लिखा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, ग्लोमस। और दूसरा फॉस्फोरस ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, मतलब ये, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन है, मतलब क्या होता है, पाइनस के सीड जर्मिनेट ही नहीं करते अगर उसको माइकोरिजा ना मिले। क्या ये आपको क्लियर हो गया सारा, बताओ। बहुत ही बढ़िया, ग्लोमस, शाबाश, ऐसा लग रहा है पढ़ा हुआ है तुमने, और अच्छी बात है, पता होना चाहिए। एक्सो एंडो यानी बताऊंगा बेटा, एक्टोमाइकोरिजा और एंडोमाइकोरिजा फंजाई में बताऊंगा जब माइकोरिजा पढ़ा रहूंगा। अभी तो बस इतना याद रखो, माइकोरिजा के बारे में दिया इस चैप्टर में, इसलिए पढ़ा दिया। बहुत ही बढ़िया। टीचर के अंदर खुशी की लहर, बच्चों को ग्लोमस आता है, ये बहुत ही खुशी की बात होती है मास्टर के लिए कि बच्चों को कुछ आता है। ऐसा नहीं, खुशी जिनको नहीं आता उनके लिए दुखी है, नहीं, ठीक है। आ जाओ, चलो आगे आगे आ जाओ बेटा। ये हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ, इतना कर लेंगे। क्या आप मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं, पहला एब्जॉर्प्शन साथ ही याद कर लो ना, क्या बात का लफड़ा रख रहे हो, क्योंकि मेरा भरोसा नहीं है चैप्टर खत्म हुआ, मैं संडे, अगर कल चैप्टर खत्म हो जाता है चांसेस है हो जाएगा, कल चैप्टर खत्म हो गया मैं संडे टेस्ट डाल दूंगा, ध्यान रखना।
मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि 1 दिन मिला 2 दिन मिला, रोना नहीं बाद में। 45 क्वेश्चन का छोटा टेस्ट डाल दूंगा ऐप पर, ये मैं कर सकता हूं अगर कल चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूं ऐसे, क्योंकि ड्रॉपर वाले हो रोना नहीं कि सर आपने टेस्ट क्यों करा दिया, आपके पास उतना टाइम है पढ़ लो। ये मेरा अकेले का टेस्ट होगा अगर मैं डालूंगा भी तो, और किसी सब्जेक्ट का नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। हाँ, ऐसे करेंगे हम लोग। तो मेरे पास रूट एयर है, ठीक है। तो सॉइल एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, वंस मिनरल एब्जॉर्ब। अच्छा, ये पक्का नहीं है, मैं कह रहा हूं कि डाल पाऊंगा, मैं अगर अरेंज कर पाया तो ही डाल पाऊंगा, ये कह रहा हूं। ठीक है, मेल कर करके परेशान नहीं करना सबको। इधर देखो, देन वाटर एब्जॉर्ब पैसिवली बताया था, याद रख सकते हैं ये सारी बातें जो लिखी हुई है यहां पर। माइकोरिजा याद हो जाएगा बेटा। हाँ, ठीक है, क्लियर ये चीज। एक्टिव और पैसिव याद होना चाहिए आपको बेटा। एक्टिव किसका है, पैसिव किसका है, माइकोरिजा का रोल। आ जाओ, पानी को अब आगे लेके जाएंगे। पानी की एंट्री करानी है जाइलम में। हमने सबसे पहले पढ़ लिया पानी का एब्जॉर्प्शन, पानी को एब्जॉर्ब करा लिया, अब एंट्री करा लेते हैं। चैटे रोक दो, आगे पढ़ रहे बेटा। ठीक है, कल छुट्टी नहीं है, कल कोई छुट्टी नहीं है, कल 2 अक्टूबर मनाएंगे तुम्हारे साथ। हाँ, कल कोई छुट्टी नहीं है, आ जाओ जल्दी आओ बेटा। एंट्री ऑफ वाटर इनटू जाइलम बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, फिर एकदम हाथी जैसे कान, चीते जैसी आंख यहां लगा लो एकदम। देखो जरा से क्या बता रहा हूं, देखो पानी को मुझे क्या करना है, एपिडर्मिस में आ चुका है। एपिडर्मिस का मतलब ये हो गया कि पानी आउटर लेयर में आ चुका है। देखो इधर मेरे पास क्या हुआ है, पानी आउटर लेयर में, जिसे मैं एपिडर्मिस कह रहा हूं, यहां आ चुका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रूट को देखेंगे, रूट में क्या क्या लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। यहां पर जो सेल्स होते हैं जिनके बीच में काफी स्पेस होता है, इन्हें हम कॉर्टेक्स के सेल्स कहते हैं। उसके बाद ये मैंने जो दिखा रखी है इस कलर से, दिस इज एंडोडर्मिस, दिस लेयर इज एंडोडर्मिस। उसके बाद पेरिसाइकिल, तो याद करो साथ के साथ, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम एंड फ्लोएम। याद करो बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम याद करो जल्दी से, फटाफट से। क्लियर है, सही है। हाँ, इधर देखो बेटा, इधर फोकस करो, अब कोई चैट मत करो। देखो इधर देखो बेटा, ये देखो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम और फ्लोएम, ये आ गए हमारे पास लेयर्स। याद करो जल्दी से, जाइलम और फ्लोएम ये लेयर्स हैं। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, फोकस करो। देखो मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं कि किस तरीके से पानी एंटर करेगा। ठीक है, कैसे पानी एंटर कर रहा है वो पढ़ा रहा हूं। तो पानी मेरे पास एपिडर्मिस में आ चुका है, वहां से मैं इसको कॉर्टेक्स के थ्रू लेकर जाऊंगा, फिर एंडोडर्मिस में लेकर जाऊंगा, फिर पेरिसाइकिल में, फिर वहां से जाइलम में। मुझे पानी को जाइलम में पहुंचाना है। क्लियर हो गई बात। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि पानी की मैं कैसे एंट्री कराने वाला हूं, तो मैं सिंपल से लिखूंगा कि वाटर मेरे पास, वाटर वंस एंटर इनटू रूट, वो क्या करेगा, इट क्रॉस, है ना, मैनी लेयर्स, वो काफी सारी लेयर्स पार करता हुआ, ठीक है, मैनी लेयर्स, इनको क्रॉस करेगा। किसको किसको, कॉर्टेक्स, ठीक है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, इनको क्रॉस करता हुआ एंड रीच इनटू जाइलम। कहां पहुंचना है उसको, जाइलम में पहुंचना है। हमने सबसे पहले तो ये जानना है, सबसे पहले ये जानना है कि ये जो मूवमेंट हो रही है किसकी मदद से हो रही है, फोर्स क्या है। तो फॉर दिस मूवमेंट, पानी की मूवमेंट के लिए फोर्स क्या है, तो फॉर दिस मूवमेंट, पानी की इस मूवमेंट के लिए फोर्स कहां से आ रही है, फोर्स इज ट्रांसपिरेशन पुल। फोर्स क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल है जो पानी को खींच रहा है। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि ये ट्रांसपिरेशन पुल कैसे आता है। आपको एनसीईआरटी ने लिखा है कि ट्रांसपिरेशन पुल इन लीफ, वो जो जनरेट होता है, जो बनता है, वही पानी को खींच रहा होता है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि पानी मूव कैसे करेगा। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि वाटर कैन फॉलो, पानी फॉलो कर सकता है क्या, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे, ये दोनों को फॉलो कर सकता है। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे, ये दोनों को फॉलो करेगा। आप समझ रहे हैं, दोनों को फॉलो करेगा, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट को। तो ये क्लियर रखना आप ध्यान से कि हमने आपको बताया कि पानी एंटर कर गया, उसके बाद वो मूव करेगा, उसको मुझे जाइलम में लेके जाना है। वो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे कैसे फॉलो करेगा वो देखेंगे, लेकिन पानी की मूवमेंट के लिए फोर्स कहां से आ रही है, ट्रांसपिरेशन पुल से आ रही है। तो चलिए एक बार पानी की मूवमेंट को देखते हैं और सभी बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे। ठीक है,
बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, मैं पानी की मूवमेंट को क्या बता रहा हूं। देखो ये वो लेयर्स है, मैंने दोबारा एकदम गंदे गंदे डायग्राम में खराब में ड्रॉ कर दिए है ना, जिस बच्चे को दिखे तो ये रूट है बेटा, एक्चुअल में रूट के बारे में बनाए मैंने, रूट बना दिए है ना। हाँ मैं थोड़ी ड्राइंग भी खराब है, ठीक है, इसलिए मैंने बायो ली थी, नहीं तो मैं ड्राइंग का टीचर बन जाता। ठीक है, तो देखो भाई सारे फोकस करो, आ जाओ फोकस करो, देखो मैं क्या बता रहा हूं, इधर देखो बेटा, एकदम फोकस करना है ध्यान से। देखो मैं आपको एनसीईआरटी में दो तरह के डायग्राम दिखाऊंगा, एक में उसने पानी को ऐसे एंटर कराया है, ऐसे एंटर कराया, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि एंट्री ये सिंप्लास टाइप की हो गई। अब देखो पानी नॉर्मली ऐसे भी एंटर कर सकता है, रूट हियर में ऐसे, इस तरीके से। अगर आप देख रहे हो ये पानी की एंट्री हो रही है, सेल देख रहे हो, सेल के बीच में से ऐसे निकल रहा है, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है, ये मेरे पास कौन सी लेयर है, दिस लेयर इज कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स के सेल है, तो आपको ये पता होना चाहिए दिस इज एपिडर्मिस, ये लेयर क्या है, एपिडर्मिस है, सबसे बाहर की लेयर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एपिडर्मिस में उतना स्पेस होता भी नहीं है, और पानी ऐसे भी एंटर कर सकता है, ऐसे भी एंटर कर सकता है, ठीक है। अब मैं जरा कॉर्टेक्स के बारे में लिख रहा हूं, कॉर्टेक्स में क्या होता है, मेरे पास इंटरसेलुलर स्पेस होता है, काफी ज्यादा क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, काफी ज्यादा क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो ये सेल्स के बीच में से पानी जा सकता है, नहीं तो एक ऑप्शन और भी है, मेरे पास ये सेल वॉल है, ऐसे मान लो ये सेल वॉल है, ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है, दिस इज सेल वॉल, आप देख सकते हो दिस इज सेल वॉल। तो पानी यहां से बेटा, पानी यहां से ऐसे इस तरीके से, पानी यहां से ऐसे इस तरीके से जा रहा है, आप समझ रहे हो, पानी यहां से ऐसे सेल वॉल के ऊपर से जा रहा है, ऐसा भी जा सकता है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, तो इस वजह से पानी की जो मूवमेंट है वो एपोप्लास्ट होती है, वो क्या होती है, एपोप्लास्ट होती है, ठीक है। अब मेन दिक्कत है इसकी, मेन दिक्कत एंडोडर्मिस के, देखो पानी आ रहा है ऐसे मस्त एकदम, ऐसे भी आ सकता है रूट एयर में से, ऐसे भी आ रहा है, ठीक है, ये सेल्स के बीच में सारा, देखते रहो ध्यान से, पहले पानी आ रहा है ऐसे, कि एंट्री कैसे हुई थी, पैसिव एंट्री है, ठीक है, कैसी एंट्री है, पैसिव एंट्री है। अब वो कॉर्टेक्स में कैसे मूव कर रहा है, कॉर्टेक्स में कैसे मूव कर रहा है, वो सेल्स के बीच में से ऐसे जा रहा है। अब मेरी बात सुनो, दिस लेयर इज नोन एज एंडोडर्मिस, इस लेयर को मैंने एंडोडर्मिस बोला है, एंडोडर्मिस, ठीक है, ये सेल्स एंडोडर्मिस के। अब इन सेल्स पर एक केमिकल डिपॉजिट होता है जिसका नाम सुबिरिन है, ध्यान से देखना बेटा, इस एंडोडर्मिस की लेयर पर मेरे पास केमिकल डिपॉजिट होता है जिसका नाम सुबिरिन है। अब सुबिरिन की वजह से, सुबिरिन केमिकल का नाम है, उसकी वजह से पूरी एक लाइन बन सकती है, एक स्ट्रिप बन सकती है, जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। समझेंगे ध्यान से, हमारे पास ये प्लांट के अंदर एक लेयर है जिसका नाम एंडोडर्मिस है, इस एंडोडर्मिस में पिंक कलर का केमिकल क्या बना रखा है मैंने, सुबिरिन बना रखा है। ये सुबिरिन एक्चुअल में क्या है, वैक्स होता है, वैक्स पानी को रोकता है, वैक्स पानी तो जाने नहीं दे सकता, तो ये जो वैक्स है ये पानी को रोकने लगता है। और ये वैक्स कहां कहां है, मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बड़ा बना के दिखाने वाला हूं, थोड़ा सा एक बड़ा डायग्राम बना के दिखाने वाला हूं ताकि आपको क्लियर हो। देखो जरा ध्यान से, देखो ये मेरे पास सेल हैं किसके, एंडोडर्मिस के, ये एंडोडर्मिस के सेल हैं ऐसे, ये एंडोडर्मिस के सेल हैं, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ये एंडोडर्मिस के सेल्स हैं। एंडोडर्मिस के सेल्स पे, एंडोडर्मिस के सेल्स पर ये वैक्स की लेयर है, ऐसे वैक्स की लेयर है। अच्छा मैं आपसे अगर कहूं एक सर्कल बनाओ, देखो इधर सारे, मैं कहूं सर्कल बनाओ, सर्कल में ये टेंजेंट होगा और इसे रेडियस कहेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, आप समझ लो ध्यान से, ये टेंजेंट होगा उसे रेडियस बोलेंगे। तो इस वाली वॉल को हम कौन सी वॉल बोलेंगे, किसी भी सेल की कौन सी वॉल बोलेंगे, रेडियल वॉल बोलेंगे, आ रहा है समझ। और ये वाली जो वॉल है, ये वाली, एक बच्चा अगर लिख रहा होगा, रिकॉर्डेड पिटाई कर दूंगा मैं, लाइव पढ़ा रहा हूं, ये टेंजेंशियल है, पर मैं चैट तभी देखूंगा जब थोड़ा सा टॉपिक कवर कर लूंगा। ये टेंजेंशियल वॉल है, आप समझ लो ध्यान से, दिस इज टेंजेंशियल वॉल, कौन सी टेंजेंशियल, आउटर टेंजेंशियल है ना, आउटर टेंजेंशियल। और ये चैट में जो लिख रहे होंगे ना ये वाली बात, और ये इनर टेंजेंशियल है, ये भी लिख रहे होंगे कि ये मेरा फोन नंबर है, ले लो व्हाट्सएप पे मुझसे बात करना, है ना, उनके 2026 में भी सिलेक्शन नहीं होने। इधर फोकस करो सारे, इधर देखो, ये मेरे पास रेडियल वॉल है, ये रेडियल वॉल है,
ये आउटर टेंजेंशियल है, ये इनर टेंजेंशियल है। ठीक है, आप देख लो टेंजेंट किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं। मेरे पास ये केमिकल है जिसका नाम सुबिरिन है। अब ये सुबिरिन यहां तो लगा हुआ है, ऐसे यहां तो लगा हुआ है, इसका मतलब सेल्स के बीच में से जाने की जगह तो है नहीं। आप समझ लो ध्यान से। तो सुबिरिन मेरे पास कहां लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। दूसरा मेरे पास इधर भी लगा हुआ है, ऐसे कहीं कहीं पर ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, अब सेल्स के बीच में से असल में क्या होता है, सेल्स के बीच में कनेक्शन तो होता ही है। जहां कनेक्शन नहीं है वहां तो चलो सुबिरिन लग गया, तो सेल्स के बीच में से तो जगह है नहीं। यहां भी सुबिरिन लगा हुआ है, ऐसे देखो यहां सुबिरिन लगा हुआ है, ऐसे ये सुबिरिन है। तो ये जो केमिकल है इसे सुबिरिन कह रहे हैं। सुबिरिन केमिकल का नाम है। सुबिरिन किसका नाम है, केमिकल का नाम है। ठीक है, और ये जो पूरी स्ट्रिप बनी, इस स्ट्रिप का नाम क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप एक लेयर है। कैस्पेरियन स्ट्रिप एक लेयर है जो मेड अप ऑफ सुबिरिन है। किसकी बनी हुई है, सुबिरिन की बनी हुई एक लेयर है। अब आप सोचो ध्यान से, आप सोचो ध्यान से कि मेरे पास अगर पानी ऐसे आ रहा है, पानी देखो एकदम मस्त ऐसे आ रहा है, यस, कॉर्टेक्स में से खुशी खुशी ऐसे आ रहा है। उसको इसने रोक दिया, वैक्स ने, पानी ने कहा इसने रोक दिया। ठीक है, इसने कहा कोई बात नहीं, मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा जहां पर सुबिरिन नहीं है। कहता है कि सुबिरिन नहीं है, मैं अंदर चला जाऊंगा यहां मेम्ब्रेन से। तो इसका मतलब ये इसने क्या क्रॉस कर दी बेटा, ये इसने मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस कर दिया। इसको इसने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ठीक है, इसने क्या करा, इसको क्रॉस कर दिया। अब देखो ध्यान से, पानी अंदर चला गया। अब पानी जो है मेरे पास यहां फ्लोएम है और यहां जाइलम है यहां पर। ठीक है, पानी जो है यहां से होता हुआ, अब जहां सुबिरिन नहीं होगा, आप समझो, जहां सुबिरिन नहीं होगा यहां पर पानी यहां से होता हुआ, आप देखें ध्यान से, पानी यहां से होता हुआ ऐसे गया। देखो ये देखो, पानी यहां से होता हुआ देखेगा भाई, जिधर सुबिरिन नहीं होगा वहां से उस पार निकल जाएगा और जाइलम में चला जाएगा। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, मैं कुछ बेसिक बातें लिखूंगा। पहला मुझे बताना आपको ये सारी बात समझ में आई कि नहीं। सबसे पहले एंडोडर्मिस एक लेयर है जिसपे एक वैक्स की लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी वॉल पे, टेंजेंशियल वॉल पे और रेडियल वॉल पे, टेंजेंशियल वॉल पे और रेडियल वॉल पे। यहां तक समझ में आ गया। एंडोडर्मिस पर सुबिरिन का डिपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता, कुछ जगह होता है कुछ जगह नहीं होता। जहां नहीं होता पानी वहां से अंदर घुस जाएगा और फिर इधर गया और फिर उस पार उधर निकलेगा जहां से उसको पानी को जगह मिलेगी वापसी बाहर निकलने की, क्योंकि उसे जाइलम पे जाना है। तो मैं यहां पर अगर ये पॉइंट लिख रहा हूं, क्या आपको क्लियर हो रहा है कि सुबिरिन इज डिपोजिटेड ऑन रेडियल वॉल। दिस इज रेडियल वॉल। सुबिरिन इज डिपोजिटेड एट रेडियल वॉल। ठीक है, क्लियर, रेडियल वॉल एंड टेंजेंशियल वॉल, दोनों पे लगा हुआ है। आनी चाहिए बात समझ। अगला क्या है, अगला पॉइंट ये है कि हमारे पास क्या होगा, दिस डिपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म नहीं है। क्लियर है, सही है, दिस डिपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, क्लियर। हाँ, एक बच्चे ने एक मैसेज में लिखा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं व्हाट्सएप नंबर, ये तेरा बनना भी नहीं चाहिए भाई। अगर पढ़ेगा नहीं तो जो दोस्त होंगे वो भी छोड़ के चले जाएंगे, खाली माँ बाप रह जाते हैं। नहीं याद आ रही हो बात तो धीरे धीरे आ जाएगी मेरी बात समझ में, 1 साल निकलेगा सब याद आ जाएगी। दोस्त नहीं आता कोई काम, पढ़ लो नहीं तो। दिस डिपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। तो होता क्या है कि वाटर एंटर करता है, एंटर थ्रू मेम्ब्रेन from place which is non-suberized, into cytoplasm and water leave एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस फ्रॉम इनर टेंजेंशियल वॉल
जहां पर क्या नहीं है, सुबरिन नहीं है। क्या ये क्लियर है? पेरिसाइकिल लेयर का नाम है बेटा, पेरिसाइकिल लेयर का नाम है ये रही, देख बेटा लेयर्स के नाम है। देखो ये लेयर है ना, दिस इज एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकिल है, और ये मेरे पास जाइलम है। तो पानी एकदम मस्त आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा खुशी खुशी, इधर यहां मान लो आया होता, थोड़ा खुश हो रहा है पानी, इतना मस्त एकदम जा रहा है ऐसे। इसने कहा सुबरिन मिल गया, नहीं जाना, यहां गया जहां सुबरिन नहीं था, जहां सुबरिन नहीं था, ठीक है, यहां लगा देते हैं, यहां जहां सुबरिन नहीं था, देखो जा रहा है, यहां से एंटर कर गया, इधर गया, और दूसरी तरफ से निकल गया, जाइलम के पास चला गया। आ रही है समझ? ये पेरिसाइकिल है, इसके बीच में से भी जा सकता है, साइटोप्लाज्म से भी जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? सुबरिन वैक्स होता है, पहला सवाल सुबरिन क्या होता है, मैंने कहा वैक्स होता है। मोम समझते हो? मोम, मोम में से पानी जाएगा नहीं, होता कहां पर है, एंडोडर्मिस पर होता है। करता क्या है, पानी नहीं जाने देता, ठीक है, क्लियर, पानी नहीं जाने देता। सुबरिन की उस लेयर को कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। स्टील नहीं बताऊंगा, स्टील यहां नहीं पढ़ना है यार। वर्कशीट कल वाले लेक्चर के साथ अटैच नहीं थी वर्कशीट, कैसी बात कर रहे हो, वर्कशीट नहीं मिली, कल वाले लेक्चर के साथ थी। सुबरिन बता दिया बेटा, सुबरिन बता दिया मैंने। पार्ट विच इज नॉट सुबरिनाइज्ड नहीं थी, तुमने देखा नहीं, देख लेना अभी, अभी आज डाउनलोड पे देख लेना उसको। आ जाओ ध्यान से देखो, सीक्वेंस देखो बेटा। व्हाट इज स्पेशल इन एंडोडर्मिस अभी बात कर लेते हैं, पर क्या मेरे पास सीक्वेंस समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो क्या सीक्वेंस समझ में आ रहा है आपको? देखो सीक्वेंस लिख रहा हूं पानी की मूवमेंट का, सीक्वेंस लिख रहा हूं बेटा। सुबरिन एक वैक्स है, पानी रोकता है, उसकी लेयर को कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है। जहां पर सुबरिन नहीं होती वहां से घुस जाएगा पानी, और दूसरी तरफ से वहां से निकलेगा जहां सुबरिन नहीं होगी, ठीक है। नहीं थी तो आज आ जाएगी, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है मैंने दिया था, अगर इनकेस नहीं मिली हो तो देख लेंगे। आ जाओ भाई, पानी कहां पर है, वाटर एब्जॉर्ब हो गया, कहां एब्जॉर्ब हुआ, फोकस करो बेटा। एब्जॉर्ब बाई रूट एयर, रूट एयर ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। आगे आ जाओ। उसके बाद पानी कहां जा रहा है, कॉर्टेक्स में जा रहा है। कॉर्टेक्स में कैसे जाएगा, बिटवीन सेल जाएगा या थ्रू सेल वॉल जाएगा, ये दोनों कर सकता है वो। इसका मतलब कॉर्टेक्स में मूवमेंट इज एपोप्लास्ट मूवमेंट हो गई। कैसी हो गई, एपोप्लास्ट मूवमेंट हो गई, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे की कहानी। अब आ जाओ, एंडोडर्मिस आ गई, एंडोडर्मिस आ गई। तो एंडोडर्मिस में क्या होगा, एंडोडर्मिस में क्या होगा, एंट्री अकर, कहां पर एंट्री कराओगे, वेयर सुबरिन एब्सेंट, जहां पर क्या एब्सेंट है, सुबरिन एब्सेंट है। आप समझ रहे हो, एंट्री अकर वेयर सुबरिन इज एब्सेंट, एंट्री वहां पर होगी जहां पर क्या है, सुबरिन इज एब्सेंट, सुबरिन एब्सेंट है। तो आपके पास बिल्कुल है, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट एयर, कॉर्टेक्स, एपोप्लास्ट मूवमेंट बिटवीन द सेल थ्रू सेल वॉल। एंडोडर्मिस में एंट्री होगी जहां सुबरिन एब्सेंट है, उसको कहते हैं मेम्ब्रेन क्रॉस करना, ट्रांस मेम्ब्रेन, उसे हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन क्रॉस करना, ठीक है। पानी कहां गया, पानी आ गया इनसाइड एंडोडर्मिस, पानी कहां गया, वाटर इनसाइड एंडोडर्मिस, इनसाइड एंडोडर्मिस आ गया मेम्ब्रेन पार करके। अब पानी की मूवमेंट एंडोडर्मिस में कैसे हो रही है, देखो जरा ध्यान से। पानी की ये जो मूवमेंट है, इधर देखो सारे,
पानी की जो मूवमेंट हो रही है ये कौन सी है, सेल से सेल में जा रहा है ये वाला, देखो इतना, ये कौन सी हो गई, सिम्प्लास्ट हो गई, ये सिम्प्लास्ट हो गई। ये मेम्ब्रेन पार किया, ट्रांस मेम्ब्रेन, यहां मेम्ब्रेन को पार करने को कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन। इस वाले को भी क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन। क्लियर है, यहां तक समझो ध्यान से। दिस इज व्हाट एक्चुअली हम लोग करते हैं, ठीक है, क्लियर है, सही है। तो मैंने इस चीज को बिल्कुल बोला, मैंने कहा कि देख लो सीक्वेंस क्या है, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट एयर, कॉर्टेक्स हो गया हमारे पास, एंडोडर्मिस है, एंट्री अकर वेयर सुबेरिन एब्सेंट है मेरे पास, ठीक है, और वाटर इनसाइड एंडोडर्मिस है मेरे पास। वाटर इनसाइड क्या है मेरे पास, एंडोडर्मिस है, तो वो मूव कर रहा है सिंप्लास्ट, मूव बाय सिंप्लास्ट। आगे वाटर क्रॉस मेम्ब्रेन अगेन, वाटर क्रॉस मेम्ब्रेन अगेन, पानी ने मेम्ब्रेन क्रॉस कर ली ऑफ एंडोडर्मिस। अब किस में आ गया, पेरिसाइकिल में। कौन सी लेयर है, पेरिसाइकिल, ये रही, देखो यहां पर देखो बेटा, पेरिसाइकिल आ गई। ये कौन सी लेयर है, पेरिसाइकिल आ गई, ये पेरिसाइकिल है। इसके बीच में से भी जा सकता है और मतलब साइटोप्लाज्म में से आ सकता है, तो पेरिसाइकिल आ गई। पेरिसाइकिल में एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट दोनों पॉसिबल है, मर्जी है प्लांट की, प्लांट की मर्जी, वैसे तो एपोप्लास्ट होती है। फिर पेरिसाइकिल से कहां चला गया, जाइलम में चला गया, जाइलम से पानी, जाइलम में तो एपोप्लास्ट होता है 100%, कोशिश करता है वो एपोप्लास्ट ही करे मैक्सिमम, ठीक है। तो वैसे समझ लो जाइलम में एंट्री हो गई। तो ये डायरेक्शन है बेटा, ये हमारे पास डायरेक्शन है। किसको समझना है, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या रिपीट कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। सबसे पहले पानी को रूट एयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद कॉर्टेक्स से होता हुआ वो सेल वॉल से होता, सुन लो, कॉर्टेक्स में गया जहां वो सेल वॉल से जाएगा और बिटवीन सेल जाएगा एपोप्लास्ट। उसके बाद एंडोडर्मिस में एक बार मेम्ब्रेन पार करी, फिर वो सिंप्लास्ट गया और फिर दूसरी बार मेम्ब्रेन पार करके दूसरी साइड निकल गया, कहां पर, पेरिसाइकिल में। पेरिसाइकिल दोनों हो सकता है, एपोप्लास्ट सिंप्लास्ट, वो प्लांट की मर्जी है कि साइटोप्लास्ट से जाए या बीच में से जाए, जैसा उसे मिले, और उसके बाद वो एंट्री करेगी किसमें, जाइलम में, ठीक है। राधे श्याम झा, लैंग्वेज को माइंड कर बेटा, गलत बात है। आगे भाई जल्दी पूछो, नोट प्रॉपर बनाए जैसी तेरे को ठीक लगे, पर ये याद रखियो लास्ट में वीडियो नहीं देख पाएगा, मैं पहले बोल रहा हूं। जो भी बच्चा मेरे से ये पूछता है, नोट्स प्रॉपर बनाए, अपने हिसाब से बनाओ। हैंड रिटन में आपको देने स्टार्ट कर दूंगा, उसकी परेशानी नहीं होगी आपको। आप ये पीडीएफ से बना लो, वो भी चल जाएगा, और उसी में एनसीईआरटी ऐड कर लिया करो रीड करके। लेकिन बाद में आप एक सिंगल चीज को बार बार रिवाइज करते हुए मिलने चाहिए, कोई बच्चा लेक्चर देख के रिवाइज ना कर रहा हो। कॉर्टेक्स में सिंप्लास्ट नहीं होता, नहीं होता बेटा। एपिडर्मिस में हम नॉर्मली एपोप्लास्ट सिंप्लास्ट दोनों ले लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ, उसको देखो, मैं आपको दिखाता हूं। एनसीईआरटी में एक डायग्राम है ये वाला, इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो बेटा एक बार फटाफट से, इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में उसने क्या दिखाया आपको, अगर उसने ऐसे सिंप्लास्ट दिखा दिया, रूट हेयर से ऐसे आएगा, लेकिन कॉर्टेक्स में देख रहे हो वो सिंप्लास्ट दिखा सकता है ऐसे, देखिए इस डायग्राम में दिखाने के लिए। पर नॉर्मली क्या होता है, रूट एयर से ऐसे चला जाता है पानी, ऐसे देख रहे हो, ये एपोप्लास्ट जा रहा है। और सिंप्लास्ट का मतलब देखो, ये सेल को क्रॉस कर रहा है, यहां से, यहां नहीं कर रहा लेकिन यहां क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है। अच्छा, यहां ऑप्शन ही नहीं है, देखो एपोप्लास्ट जाके यहां रुक गया, यहां रुक गया एपोप्लास्ट कॉर्टेक्स में, ये कॉर्टेक्स है बेटा, यहां एपोप्लास्ट रुक गया। सिंप्लास्ट वाला जो है ये चीज, पर रियल में क्या होता है, ऐसे जा रहा होता है, जब ये रुक गया तो ये वाला पाथ फॉलो करता है कि वो एंडोडर्मिस को क्रॉस करता है और फिर वहां से किस में जा रहा है, जाइलम में जा रहा है। अब अंदर वाली लेयर ये पेरिसाइकिल है, दिस लेयर इज पेरिसाइकिल। यहां एपोप्लास्ट सिंप्लास्ट दोनों पॉसिबल है। तो मैं एक टेबल बना सकता हूं आपके लिए, देख लो खुद से बेटा। देखो एनसीईआरटी ने ये दोनों दिखा दिया है, पर नॉर्मली देखो प्लांट ऐसा नहीं है कि यहीं से सिंप्लास्ट शुरू कर देता है। प्लांट क्या करता है, एपोप्लास्ट करता है यहां तक, उसके बाद उसको सिंप्लास्ट करना पड़ जाता है, ये चीज समझो। कॉर्टेक्स इज नॉन लिविंग नहीं, कॉर्टेक्स नॉन लिविंग नहीं है, सुन ले ध्यान से।
कॉर्टेक्स नॉन लिविंग नहीं है, सेल्स के बीच में जगह नॉन लिविंग होती है। सेल्स के बीच की जगह को हम नॉन लिविंग कहते हैं। क्लियर है? आवाज कम आ रही है? सही तो आ रही है? पासेज सेल क्या होता है मैं बताता हूं बेटा। एंडोडर्मिस में क्या होता है, कुछ सेल्स में सुबेरिन नहीं होता, उसे पासेज सेल कहते हैं। कर लो नहीं तो छोड़ दो, नहीं जरूरत होती। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्यों बना वो बाद में देखेंगे, अभी आगे बात करते हैं। क्या आपको ये क्लियर हो गया? ये देखो जरा, इधर आ जाओ। देखो भाई, क्या हम ये भर सकते हैं अब? नेम ऑफ लेयर एपिडर्मिस। कैसी मूवमेंट होती है? एपोप्लास्ट मेनली, एपोप्लास्ट मेनली, सिम्प्लास्ट पॉसिबल। एक्टिव और पैसिव, सिर्फ पैसिव मूवमेंट होती है एपिडर्मिस से, या किसी भी लेयर से पैसिव ही हो रही, एनर्जी नहीं लग रही। फिर आ जाओ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में एपोप्लास्ट ही रखो, सिम्प्लास्ट नहीं करते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे। और ये पैसिव ही रहता है बेटा, एनर्जी नहीं लगती, कभी भी एनर्जी नहीं लगती। अब यहां पर बच्चे गलती करते हैं कि वो एंडोडर्मिस में एक्टिव मूवमेंट समझते हैं। एंडोडर्मिस में क्या होता है समझो ध्यान से। एंडोडर्मिस में मेरे पास सिम्प्लास्ट होगा, सिम्प्लास्ट होता है, और वो पैसिव ही होता है, एनर्जी नहीं लगती बेटा, ये सब पैसिव है। फोर्थ मेरे पास पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल में मेरे पास एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है, और ये भी पैसिव होगा। फिर मैं कहां पर आ गया? जाइलम में आ गया। जाइलम में मेरे पास एपोप्लास्ट मेन होता है बेटा, ज्यादा कोशिश करते हैं एपोप्लास्ट की। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एंडोडर्मिस में सिम्प्लास्ट होता है, याद रखना। कॉर्टेक्स में मेनली एपोप्लास्ट होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये सभी मूवमेंट पैसिव है, एनर्जी खर्च नहीं होती, क्योंकि पानी के मूवमेंट की फोर्स जो है वो कहां से आ रही है? ट्रांसपिरेशन पुल से। बच्चे क्या करते हैं? एंडोडर्मिस की मूवमेंट को, सिम्प्लास्ट को एक्टिव मान लेते हैं, गलत है। क्लियर? वो गलत है बेटा, ध्यान रखना। कल छुट्टी नहीं है, कल को पढ़ाएंगे फिर से आपको, हमारा मन कर रहा है। वो बता रहा हूं बेटा, सिम्प्लास्ट इज एडेड बाई, सिम्प्लास्ट इज एडेड बाई, बता रहा हूं आपको, वो भी बता रहा हूं। अरे बता रहा हूं बेटा, वो भी बता रहा हूं। इधर देखो एक बार, ये वाला समझो, आ जाओ इधर देखो, एक डायग्राम देखो। ये रोड है, ठीक है, यहां पानी है, ठीक, तुम यहां जा रहे हो ऐसे मस्त, कोई दिक्कत नहीं, एपोप्लास्ट है, कोई कम रेजिस्टेंस, पानी भरा हुआ है, यहां थोड़ा रेजिस्टेंस फील होगा, इसमें जा रहे हो, मस्त रेजिस्टेंस फील हो रहा है। यहां बोट मिल गई थोड़ी देर के लिए, यहां से यहां तक की बोट मिल गई तुम्हें, ये बोट इंजन से चल रही है, ये एक्टिव है, तुम इसमें बैठ गए थोड़ी देर, यहां तक की मदद मिल गई तुम्हें। ये है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। एक्चुअल में क्या होता है देखो, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है पहले समझने की कोशिश करना मेरी बात को। बच्चे इसको गड़बड़ समझ रहे हैं, जो गलत बात है। देखो मैं क्या बताने चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। तुम रोड पे जा रहे हो, एपोप्लास्ट है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, लेस रेजिस्टेंस है। तुम एकदम पानी में बैठ गए, पानी का मतलब साइटोप्लाज्म हो गया, ये वाटर है यहां पर, तो यहां ज्यादा रेजिस्टेंस है, मोर रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया? सिम्प्लास्ट हो गया। ये बात आपको समझ आ गई, एंडोडर्मिस की बात कर रहा हूं। पर मैं आपको यह भी कह रहा हूं कि पानी ऐसे जा रहा है मस्त एकदम, ऐसे पानी ऐसे जा रहा है, सिम्प्लास्ट है, दिस इज सिम्प्लास्ट। ये लेयर कौन सी है? एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस है। तो पानी जब एंटर किया उसके बाद ऐसे जा रहा है। मैं आपको यह कह रहा हूं कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ये है कि पानी ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस रोटेशन जो हो रही है,
इससे इस मूवमेंट को मदद मिलेगी ना भाई। पानी तो सिंप्लास्ट से जा ही रहा है, इस रोटेशन की मदद से पानी को हेल्प मिल जाएगी आगे जाने के लिए। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। मैं जो बोलना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पानी अपना सिंप्लास्ट जा रहा है, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, जो एक्टिव प्रोसेस है, उससे उसको थोड़ी मदद मिल गई। एनसीईआरटी लिखती है कि सिंप्लास्ट मूवमेंट को साइटोप्लाज्मिक एड कर रहा है। भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप मान लो पानी में जा रहे हो, थोड़ी दूर के लिए बोट मिल गई, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक बोट है, थोड़ी सी उसने मदद कर दी, पर उसके बाद फिर आप पानी में उतर के चलने लग गए, तो वो हो सकता है बोट एक्टिव मूवमेंट कर रही हो, पर सिंप्लास्ट तो अपना जा रहा है ना अपने आप। सिंप्लास्ट तो उसको साइटोप्लाज्म से जाना है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि सिंप्लास्ट एक्टिव है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक्टिव है, वो मदद कर दिया उसने, क्योंकि उसी डायरेक्शन में जा रहा था, तो उसने हेल्प कर दी। सिर्फ इतनी बात समझो। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ने सिंप्लास्ट में मदद करी, क्योंकि साइटोप्लाज्म ऐसे घूम रहा था, ये भी उधर जा रहा था, थोड़ी हेल्प हो गई, थोड़ी स्पीड बढ़ गई, पर वो अपना चुपचाप ऐसे जाता रहेगा। तो दिस इज सिंप्लास्ट, दिस इज सिंप्लास्ट एंड दिस इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या ये समझ आया? क्लियर है? अरे हां भाई, वहां वो साइटोप्लाज्मिक एक्टिव है, बोट तेरी थोड़ी है। अरे ये बोट सिंप्लास्ट की है क्या? तेरे को थोड़ी देर के लिए किसी ने बोट में बिठा लिया, वो बोट की एनर्जी है, उसने खर्चा कर रखा है, तेरा थोड़ी खर्चा हुआ। तू तो अपना मस्त जा रहा था, थोड़ी हेल्प मिल गई। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। एमआर सर का फ्रेंड है रामलाल यहां पे, जल्दी करो। हाँ मैं क्या बोल रहा हूं सुन लो ध्यान से। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन हाइड्रिला प्लांट, हाइड्रिला प्लांट दे रखा है, उसमें साइटोप्लाज्म ऐसे घूमता है, वो घूमना एक्टिव प्रोसेस है, वो मदद कर देता है किसकी? सिंप्लास्ट की। सिर्फ इतनी बात लिखी है, तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं यहां पर, मैं लिख सकता हूं यहां पर, इन एंडोडर्मिस सिंप्लास्ट इज एडेड बाई, एडेड मतलब हेल्प बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्लियर है? हां मदद कर दी ना यार उसने, ऐसा थोड़ी कि वो एक्टिव हो गया फिर प्रोसेस, पूरा प्रोसेस थोड़ी एक्टिव हो गया। मैं क्या दिखा रहा हूं सुन लो, ये डायग्राम आपको दिखा रहा है कि हम सिंप्लास्ट से जाएंगे तो कैसे जाएंगे, एपोप्लास्ट से जाएंगे तो कैसे जाएंगे। प्लांट क्या करता है? ये फॉलो करता है, इस वाले को फॉलो करता है यहां तक इसको मस्त फॉलो कर रहा है, उसके बाद उसको एंडोडर्मिस में जाना पड़ेगा, और उसके बाद एपोप्लास्ट सिंप्लास्ट दोनों हो सकता है। इस डायग्राम को भी देखो एक बार जल्दी से, ये वाला डायग्राम भी तुम्हारे काम का है, जल्दी देखो एक बार इसको, और देखो इसको, और देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो जरा, एपिडर्मिस है। चलो यहां से आ गए हम, थोड़ा यहां से भी आ सकते हैं ऐसे, और मैं ऊपर से ऐसे आ गया यहां से। दिस इज सेल वॉल, ये सेल वॉल है बेटा, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस नॉन लिविंग, तो हम ऐसे सेल वॉल से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। तो इस मूवमेंट को क्या बोल रहे हो? दिस मूवमेंट इज नोन एज एपोप्लास्ट, सेल वॉल के ऊपर से जा रहे हैं। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई, तो मुझे इसके अंदर जाना ही पड़ा। देखो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देख लो ध्यान से। ये एपिडर्मिस है, देखो ध्यान से, दिस इज एपिडर्मिस, उसके बाद ये कॉर्टेक्स है और ये एंडोडर्मिस है। प्लांट नॉर्मली ये फॉलो करता है, ये सेल वॉल से ऐसे होता हुआ जा रहा है पानी ऐसे, लेकिन एंडोडर्मिस पहुंचने के बाद उसकी मजबूरी है कि वो अंदर जाएगा ही। जब वो अंदर चला जाएगा तो साइटोप्लास्ट से जा रहा है, दिस इज सिंप्लास्ट। अब वो पेरिसाइकिल में चलो ऐसे चला जाए, और ये ऑप्शन भी है कि इसको क्रॉस करने के बाद वो ऐसे भी जा सकता है। तो ये पेरिसाइकिल में यहां ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, और उसके बाद वो किस में चला जाएगा? जाइलम में। ठीक है? अब बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई किसमें क्या जाएगा, मैं क्लियर कर देता हूं। एपिडर्मिस में एपोप्लास्ट सिंप्लास्ट दोनों जा सकता है, पर प्लांट प्रेफर करता है एपोप्लास्ट। कॉर्टेक्स में क्या जाएगा? एपोप्लास्ट।
एंडोडर्मिस में जाना ही पड़ेगा सिंप्लास्ट, और कोई ऑप्शन नहीं है। पेरिसाइकिल में दोनों ऑप्शन है, एपोप्लास्ट और सिंप्लास्ट। एनसीईआरटी ने लिखी है लाइन कि वंस इट क्रॉस एंडोडर्मिस इट इज फ्री टू मूव बिटवीन सेल एंड थ्रू सेल। बिटवीन सेल का मतलब सेल्स के बीच में से, थ्रू सेल मतलब सेल के अंदर से। क्लियर है? पेरिसाइकिल बिल्कुल लिविंग है बेटा, लिविंग सेल्स होते हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल कुछ नहीं होता, लिविंग सेल्स की लेयर होती है जाइलम और फ्लोएम के बाहर। पेरिसाइकिल लिविंग सेल्स की लेयर होती है, ठीक है? हां, और मेरी क्लास से पहले 11 बजे वाली क्लास जो मेरी होती है आपकी, उससे पहले खाना वाना खा के बैठा करो, है ना। पहली क्लास कर लिया करो, तो उसके बाद खाना खा लिया करो 5-7 मिनट में, उसके बाद बैठा करो, है ना। मैं 5-10 मिनट जब एक्स्ट्रा लेता हूं तो रोया मत करा करो, मुझे बहुत खराब लगता है ना। हम भी नहीं खाते कई बार, ऐसे ऐसे थोड़ी तुम रोते लगोगे। आ जाओ भाई, मेरा एक सवाल है आप बच्चों से, ये बताओ जरा, इस सवाल का आंसर दो। इस सवाल का आंसर देखो कौन देगा। पानी आ रहा है ऐसे ऐसे पानी आ रहा है मान लो, देखें इस सवाल का आंसर कौन देता है, सोचो। ये देखो, मैं आपको प्रूफ करता हूं कि फोर्स जाइलम से आ रही है। देखो, मान लो मैंने पानी की एंट्री रोक दी। अगर मैंने यहां पानी की एंट्री ऐसे रोक दी है, यहां पर सुनना ध्यान से, तो पानी इस पार आना ही क्यों चाह रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जाइलम उसे खींच रहा है। सवाल यह है कि अगर मैं पानी की एंट्री रोक दूंगा तो पानी को रुक जाना चाहिए। भाई अगर आप मुझे एक चीज बताओ, आप अगर एक बैरियर लगा के पानी की एंट्री रोक रहे हो तो पानी उधर जाएगा ही क्यों? अगर खुद से जा रहा होता तो। पानी खुद से जा नहीं रहा है, पानी को ये अपनी तरफ बुला रहा है। ये कह रहा है कि पानी तू मेरी तरफ आ, बुला रहा है ये यहां से। तो पानी को जब बुला रहा है तो पानी कह रहा है कि यार देखो वो बुला तो रहा है मुझे बहुत प्यार से, तो क्या करना है? तो उसने कहा कि ठीक है, क्या करना भी बताते हैं। तो पानी को ये अपने पास बुला रहा है बेटा, ऐसा नहीं कि पानी खुद जाना चाह रहा है। तो जाइलम अपने पास बुला रहा है, तो जाइलम यहां से खींच रहा है, तो पानी यहां से देखेगा कहां से जाऊं कहां से जाऊं कहां से जाऊं, तो पानी को इधर रास्ता दिखा, पानी को रास्ता यहां दिखा। देखो ध्यान से, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि पानी को यहां रास्ता दिखा, पानी यहां से घुस गया। उसने कहा ये बुला रहा है, कहा कि ठीक है मैं उधर ही जा रहा हूं, तो ये इधर ऐसे जाने लगा। इसको दूसरी तरफ जहां बाहर निकलने का रास्ता दिखा, ये चला गया इधर। तो इसका मतलब ये बात आपको समझनी है कि एक बार पानी एंटर कर गया, अगर पानी को कोई बुला नहीं रहा हो अपने आप कैसे जाएगा? तो जाइलम एक खिंचाव फील करवा रहा है, पानी को कह रहा है तू आ मेरे पास, तो पानी अपना बीच में से मस्त निकलते हुए आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसको किसी ने रोक दिया, उसने कहा मेरे को जाना तो है, तो उसने कहा देखो यहां से घुस जाते हैं, यहां से घुस गया, फिर उसको इस साइड निकलना है, तो ये देखेगा कि जहां भी उसको जगह मिलेगी यहां से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है दैट इज सिंप्लास्ट, और ये दिस क्रॉस करना मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन, ये क्रॉस करना ट्रांस मेम्ब्रेन। उसके बाद उसको अब पेरिसाइकिल के ऊपर है कि पेरिसाइकिल के बीच में से जगह होगी, बीच में से निकल जाएगा, नहीं तो क्रॉस कर लेगा, क्योंकि जाइलम कह रहा है तू आ मेरे पास, ठीक है। पेरिसाइकिल बेटा आपको सिर्फ यह समझना है, पेरिसाइकिल एक सेल्स की लेयर है, इसके बाहर, इसके जस्ट बाहर सेल्स की लेयर है। रूट में उसका काफी काम होता है, मुझसे सेकेंडरी रूट बनाएंगे तो बता रहा हूं आपको, ठीक है। क्लियर है? आप खुद से सोचो कि पानी को कोई बुला रहा है ना, पानी नहीं तो अपने आप क्यों है? मान लो मैं पानी यहां रोक दिया, क्यों क्यों? पर सवाल एक अलग है मेरे पास आपसे, मुझे एक चीज बताओ जरा, जब पानी अच्छा खासा सेल्स के बीच में से आ रहा था तो मुझे पानी को रोकना ही क्यों है? क्योंकि वो मेम्ब्रेन पार करे, वो भी सेल्स के बीच में से। मतलब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों किया कि मेरे पास, ध्यान से सुनना बेटा, मेरे पास ये मान लो ये एंडोडर्मिस है, कितना अच्छा रहता कि पानी इसके बीच में से ही चला जाता ना। मैंने इसको क्यों फोर्स किया कि तू मेम्ब्रेन पार कर? आप समझो इस चीज को, मैंने ऐसा क्यों किया? ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुन लो ध्यान से। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि मान लो आपके पास ये एंडोडर्मिस की लेयर है, ये एंडोडर्मिस की लेयर है। मैंने आपसे यह कहा कि अगर एंडोडर्मिस की लेयर में मेरे पास सुबेरिन नहीं होता, जैसे मान लो मैंने एक सुबेरिन यहां डिपॉजिट कर दिया, यहां तो चलो चल गया, मेन सुबेरिन का नुकसान कहां हुआ है डिपॉजिट करके? यहां डिपोजिशन से वो सेल के बीच में से कितना बढ़िया रहता, पानी बिना रेजिस्टेंस के यहां बीच में से निकल जाता। तो मैंने ऐसा क्यों किया? मतलब मैंने पानी को मजबूर करा क्यों कि तू भाई मेम्ब्रेन पार कर? ऐसा क्या मजबूरी थी पानी की?
समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने पानी को क्यों मजबूर किया, क्यों ऐसा बोला उससे कि तुझे मेम्ब्रेन पार करनी पड़ेगी। मैं तुझे यहां से जगह नहीं देने वाला हूं, मैं पानी को यहां से जगह नहीं दूंगा जाने की। मैं उसे मजबूर कर रहा हूं कि तू मेम्ब्रेन को पार कर, मैं तुझे पानी को बीच में से जाने की जगह नहीं दे रहा हूं। मैंने क्यों उसको यहां से एंटर करवाया, क्यों नहीं उसको मैंने यहां से जाने दिया, ऐसा क्यों किया, ये वाला क्यों किया? रीजन सुन लो ध्यान से। रीजन ये है कि पानी अकेला नहीं आ रहा था। रीजन ये है कि पानी जब आ रहा था, चलो व्हाइट से बनाते हैं, पानी जब आ रहा था तो अपने साथ इसको ला रहा था, Na को ला रहा था, Cl को ला रहा था, K+ को ला रहा था, हो सकता है वो गोल्ड को ला रहा हो, Au को ला रहा हो, Ag को ला रहा हो। अब हमने कहा कि ठीक है पानी आ जा, तू कोई बात नहीं आ जा, लेकिन मेरे पास ये जो चैनल है ये Na का है, ये जो चैनल है ये Cl- का है, ये जो चैनल है मेरे पास K+ का है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई देख, अगर मैंने तुझे बीच में से जाने दिया तो तू सोडियम Cl, K+, Au, Ag सब ले जाएगा, मुझे इन दोनों की तो जरूरत ही नहीं है। तो पानी अपने साथ कई बार ऐसे मिनरल्स ले आता है जो ऊपर नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पानी को मजबूर करते हैं सुबेरिन लगाकर। समझो लॉजिक क्या है, पानी को हम सुबेरिन लगाकर हम मजबूर करते हैं कि वो सोडियम Cl, K+ ये सब ला रहा था, मुझे ये नहीं चाहिए। तो हम कहते हैं कि तू एक काम कर, पानी यहां से एंटर कर जा, K+ ले जाइयो, यहां से एंटर करेगा तो Na ले जाएगा, Cl ले जाएगा, लेकिन मैं इन दोनों को जाने नहीं दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि एंडोडर्मिस में पानी को मजबूर किया मेम्ब्रेन पार करने के लिए, क्योंकि सेल के बीच में से तो वो आयन भी ले जाता जिसकी प्लांट को जरूरत नहीं है ऊपर। तो प्लांट एंडोडर्मिस पे सुबेरिन लगाकर ये कंट्रोल करता है कि कौन सा मिनरल जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। और वो कैसे करता है, ये उनके चैनल्स लगाता है, वो ये उनके क्या लगाता है, चैनल्स या पंप लगाता है, और उसी के थ्रू चेक करता है कि कौन सा जाएगा। चैनल और पंप दो सेल के बीच में थोड़ी लगा दूंगा मैं ऐसे हवा में, उस तो मुझे मेम्ब्रेन पे ही लगाने पड़ेंगे। तो मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस क्या करती है बेटा, डिपॉजिट करती है सुबेरिन, डिपॉजिट सुबेरिन टू फोर्स, मजबूर करती है पानी को टू फोर्स वाटर टू क्रॉस मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन पार कर। उससे फायदा क्या होगा, ऑन मेम्ब्रेन हमारे पास क्या लगे रहते हैं, चैनल और पंप ओनली फॉर डिजायरेबल आयंस। तो दिस मीन्स एंडोडर्मिस कंट्रोल टाइप एंड अमाउंट ऑफ सोल्यूट मूविंग अपवर्ड। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? मतलब क्या हुआ कि मान लो मैंने ज्यादा चैनल लगा दिए सोडियम के, तो सोडियम भी ज्यादा चला जाएगा ऊपर। तो मैं क्या कंट्रोल कर रहा हूं कि कौन सा मिनरल जाएगा और कितने अमाउंट में जाएगा, कैसे उसको पानी को फोर्स करता हूं कि तू मेम्ब्रेन पार कर। एक पूछ रहा है Au Ag कहां जाएगा। असल में गोल्ड सिल्वर सुन के ऐसा लग रहा है कि मजा आ गया, सिल्वर गोल्ड प्लांट ले लेगा, हम ले लेंगे। अबे भाई मैं ये बोल रहा हूं कि जिन आयंस की जरूरत नहीं है, कई बार क्या होता है कि प्लांट ऐसी जगह ग्रो करता है जैसे जहां पर कैडमियम, मरकरी ऐसी चीजें भी होती हैं, वो उसकी रूट में किसी तरीके से अगर एंटर कर गई, चार चीजें हैं पर वो ऊपर नहीं जाती, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं इससे आपको मतलब सलाह दे सकता हूं, जो लोग मतलब अगर आप ध्यान से सुने, गंदे पानी से जो सब्जी उगाई जाती है उनकी लीफ में उतना हार्म कम होगा, उसकी रूट में ज्यादा हार्म होगा, है ना, क्योंकि हो सकता है अनवांटेड मिनरल अंदर आ गए हो पर ऊपर नहीं जाएंगे। वीडियो ब्लर नहीं है बेटा, सही है। हाँ आया समझ? हाँ बेटा मेरी बात समझो ध्यान से, चैनल एक्वापोरिन नहीं है, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा खासा एपोप्लास्ट जा रहा था, सिम्प्लास्ट क्यों करना है उसे?
प्लाज्मोडेस्माटा लगा दे भाई, प्लाज्मोडेस्माटा बीच में लगाने का, पर प्लाज्मोडेस्माटा का उससे कुछ लेना देना नहीं है। पानी को मैं अंदर लाया ना यहां पर ऐसे, ये तो इससे जा रहा है। प्लाज्मोडेस्माटा ये है ना बेटा, ये है, मैं ऐसे क्रॉस नहीं करने दे रहा। सही है, ये लाइन है बेटा आपके एनसीईआरटी में, विच लेयर कैन एडजस्ट टाइप एंड अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो पानी को मजबूर किया, तो पार कर एंडोडर्मिस की मेम्ब्रेन, अच्छा खासा बीच में से जा रहा था। आप सोचो जरा, मान लो मैं आपसे कहूं कि आप रोड पे पैदल जा रहे हो, ठीक है, मैं आपको कहूं ये देखो बैरियर, इसको कूद कूद के जाओ, क्यों कहूंगा मैं ऐसा भाई? कुछ काम करवाना चाह, मैं हो सकता है आपकी मसल्स पैर की बढ़िया, आपको एथलीट बनाना चाह, कुछ तो रीजन होगा। प्लांट ऐसे थोड़ी, प्लांट बिना लॉजिक के, बायो बिना लॉजिक के नहीं होती बेटा, ठीक है। एक कह रहा रिपीट, कोई रिपीट नहीं करूंगा, पहले सुन लो ध्यान से, फिर कर देता हूं मैं, एक्चुअल में कई बार मैं बच्चों के लिए। देखो पानी आ रहा है, एंडोडर्मिस ने सुब्रिन लगा के रोक दिया, अच्छा खासा वो बीच में से निकल जाता है, सेल्स के बीच में से नहीं जाने दिया, उसको पार करने दी, और उस मेम्ब्रेन पर चैनल और पंप लगा दिए, ताकि जो चीज जाए वही जाए जो अंदर जानी चाह रही है। ठीक है, बहुत ही मजा आया। चलो आगे चलेंगे। एनसीईआरटी ने लिखा है यंग रूट में पानी डायरेक्टली एंटर करता है, इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर उतनी चेकिंग हो नहीं पाती है, क्योंकि अभी सुब्रिन बना नहीं है। एनसीईआरटी लिखते हैं कि यंग रूट में जाइलम में डायरेक्टली पानी एंटर करता है, इसका मतलब अभी सुब्रिन पूरी तरह से डिपॉजिट नहीं हुआ, तो कई बार उसमें कुछ हार्मफुल चीजें चली जाती है, पर नॉर्मली प्लांट अवॉइड करता है कि कोई चीजें जाए। तो क्या हमने ये टॉपिक पढ़ लिया? ध्यान से सुनेंगे भाई, क्या हमने पानी के एंट्री और एब्जॉर्प्शन की बात कर ली? बिल्कुल कर ली। देखो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं, आ जाओ फोकस करो भाई फिर से। ठीक है चलो आगे चलेंगे बेटा, बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे, बहुत शानदार चीजें देखने वाले हम लोग। देखो आगे आप देखो, मैंने यहां पर लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, हमारा सिर्फ एक गोल होता है कि बच्चे को अच्छा पढ़ाए, सिलेक्शन हो। इसके लिए आप चाहे मेरी लाइव क्लास में आओ, मेरा रिकॉर्डेड देखो, जो आपको मदद चाहिए, आपको डीपीपी और आपको नोट्स वो सब प्रोवाइड किए जाएंगे, पर कृपया करके पढ़ाई करते रहना, ठीक है? क्लियर है? आ जाओ इधर। अब इधर देखो भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में एब्जॉर्प्शन की बात कर ली हमने, पैसिव होगा, रूट हेयर से होगा, और फर्स्ट पानी एब्जॉर्ब होगा, देन मिनरल, ठीक है, देन मिनरल, ये चीज है हमारे पास। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है, सुन लो ध्यान से, ये एब्जॉर्प्शन हो गया बेटा, ये एब्जॉर्प्शन हो गया, तो पैसिव है, रूट हेयर से होगा, फर्स्ट वाटर एब्जॉर्ब होगा, देन मिनरल एब्जॉर्ब होगा, ये चीज हो गई हमारे पास। आगे आ जाओ, ये एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये क्या कर रहा हूं? एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है? क्लियर? आगे की कहानी बेटा बहुत ही शानदार कहानी, आगे देखो। उसके बाद एंट्री इनटू जाइलम कैसे हुई है भाई? एपिडर्मिस, चलो एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट दोनों लिखते हैं, पर मेरा फेवरेट एपोप्लास्ट है, एपोप्लास्ट ही लिखते हैं, सिम्प्लास्ट भी कर सकते हो। कॉर्टेक्स, एपोप्लास्ट ले लो, एंडोडर्मिस क्या करोगे? सिम्प्लास्ट, और क्या रह गया? पेरिसाइकिल, दोनों फ्री है प्लांट, जो मर्जी कर ले। एपोप्लास्ट अगर जगह है तो एपोप्लास्ट, नहीं है जगह तो सिम्प्लास्ट, वैसे तो एपोप्लास्ट अलाउ करते हैं, बाकी जाइलम आ गया। अब हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, पानी को जाइलम में ले आए, अब पानी ऊपर जाना है, ऊपर लेके जाना है पानी को, सही है, ऊपर लेके जाना है लिफ्ट तक, तो क्या लिखेंगे उस टॉपिक को? असेंट ऑफ सैप। चले, कह रहे कुछ गलत हो रहा है, मिनरल पहले एब्जॉर्ब होगा। ओ पाप, गलत, फर्स्ट कुछ बोल भी नहीं रहे तुम लोग, गलत लिख दिया मैंने। अरे फर्स्ट वाटर, फर्स्ट मिनरल, देन वाटर, और मिनरल का एक्टिव पैसिव दोनों, एक्टिव पैसिव दोनों, मोर एक्टिव, सही।
कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आ जाओ। अब मत लिखो यार रॉन्ग, वो तो बाय मिस्टेक, इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं पता सही गलत क्या है। चलो आओ, आ जाओ। पानी को ऊपर चला रहे हैं, पानी को ऊपर ले जाना, अंदर तक आ गया, पानी अंदर आ गया, जाइलम के ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा चलो देखते हैं, फटाफट से आ जाओ। देखो पानी ऊपर जाने को कहते हैं असेंट ऑफ सैप। असेंट, असेंट का मतलब होता है राइज। असेंट का क्या मतलब है? राइज। सैप का मतलब होता है पानी प्लस मिनरल। पानी प्लस मिनरल को ऊपर चढ़ने को कहते हैं असेंट ऑफ सैप। सबसे पहली बात आपको यह समझ में आनी चाहिए, जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से, रूट में भी जाइलम होता है, स्टेम में भी जाइलम होता है और लीफ में भी जाइलम होता है। लीफ में बस टोमेटा के आसपास पहुंच के वहां पर नहीं होगा, जो पतली वीन्स होती है उनमें नहीं होता, जाइलम सब में होता है। रूट में भी जाइलम होता है, स्टेम में भी जाइलम होता है और लीफ में भी जाइलम होता है। सभी में मेरे पास जाइलम होता है। क्लियर है? जाइलम मेरे पास सभी में होता है। ठीक है, क्लियर? आ जाओ। पानी अब ऊपर जा रहा है, मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो पानी ऊपर चढ़ रहा है, इस बात को लेके बहुत सारे वैज्ञानिक कंफ्यूज रहे, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज देने की कोशिश करी। उसमें 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं, मेरे हिसाब से सिर्फ 2 है और एनसीईआरटी के हिसाब से भी 2 है। आपको 2 ही मेन याद रखनी है, एक नाम और है, इसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। ये दी थी बाई जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, इनका इसमें काम है। इसमें इन्होंने क्या बोला था कि जो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, कॉर्टेक्स के जो सेल हैं वो पुश करते हैं पानी को, पुश करते हैं एक्टिवली, पानी को एक्टिवली पुश करते हैं। अब ये उन्होंने बोला था थ्योरी का स्टेटस रिजेक्टेड है। ये थ्योरी क्या है? रिजेक्टेड है। बस आपको नाम याद कर लेना है कि ये थ्योरी कहीं ना कहीं पानी के ट्रांसपोर्ट की बात करती है। तो जब हम पानी के ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात करते हैं, ऊपर ले जाने की, तो मेरे पास 3 थ्योरी है। पहली थ्योरी का नाम वाइटल फोर्स थ्योरी, दूसरी थ्योरी का नाम रूट प्रेशर थ्योरी और तीसरी थ्योरी का नाम कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है, इन तीनों थ्योरी में से सबसे वैलिड, मोस्ट वैलिड थ्योरी ये वाली है, जो एक वैज्ञानिक जिसका नाम डिक्सन एंड जॉली, ये नाम पूछ सकता है क्योंकि ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है इसलिए इन्होंने दिया था। रूट प्रेशर थ्योरी, ध्यान से सुनेंगे, रूट, हमें ये डिटेल में नहीं पढ़नी भाई, वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं पढ़नी, मैं क्या रिपीट कर रहा हूं सुन लो। पानी को हम ऊपर चढ़ाने वाले हैं, उसके लिए मुझे अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग व्यू थे, साइंटिस्ट के अलग अलग व्यू थे। जो 3 व्यूज हम पढ़ते हैं डिटेल में। एक है रूट वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसकी हल्की डिटेल जाननी है कि भाई उन्होंने बोला था कि कॉर्टेक्स के सेल एनर्जी खर्च करके पुश करते हैं, ऐसा इन्होंने बोला था। इसका स्टेटस है रिजेक्टेड, मुझे नहीं करनी है थ्योरी, मुझे सिर्फ नाम पता होना चाहिए। दूसरी थ्योरी का नाम है रूट प्रेशर थ्योरी। तो रूट प्रेशर थ्योरी क्या है? रूट प्रेशर थ्योरी नॉट एबल टू एक्सप्लेन, नॉट एबल टू एक्सप्लेन ascent of sap, ascent of sap in tall trees। बड़े प्लांट में ये एक्सप्लेन कर ही नहीं पाई। रीजन बताओ, कारण बताओ क्यों नहीं कर पाई? रीजन, रूट प्रेशर की फोर्स बहुत कम होती है, इतनी कम फोर्स से पानी चढ़ेगा नहीं। क्यों? रीजन क्या है बेटा? रीजन है कि रूट प्रेशर का मैग्नीट्यूड लो है। क्या लो है? मैग्नीट्यूड लो है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लो है तो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि पानी ऊपर कैसे जाएगा, ये नहीं कर पाई। तो फिर कौन सी थ्योरी आई? कोई और थ्योरी आई? आ गई, बिल्कुल आ गई। देखो कौन सी आ गई। इसके बाद की जो थ्योरी आई है उस थ्योरी का नाम है कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। तो हम आपको अब क्या पढ़ाएंगे? हम आपको क्या पढ़ाएंगे? पानी ऊपर चढ़ने के लिए रूट प्रेशर थ्योरी सिर्फ किस में बता पाई? छोटे प्लांट्स में। तो मैं आपको रूट प्रेशर क्या होता है ये पढ़ा रहा हूं, इसके साथ मैं ये पढ़ा रहा हूं कि रूट प्रेशर काम क्या करता है। पर रूट प्रेशर पानी ट्रांसपोर्ट करेगा ये एक्सप्लेन नहीं होता अच्छे से, बहुत ऊंचे प्लांट में काम नहीं करता। तो रूट प्रेशर क्या है? ओनली एप्लीकेबल है ये थ्योरी किसके लिए? ओनली वैलिड फॉर स्मॉल प्लांट। तो अगर सारे प्लांट की बात करता हूं तो वो कौन सी थ्योरी है? मेरे पास ये वाली थ्योरी है। तो हम अभी क्या पढ़ेंगे बेटा? पहले रूट प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे। क्लियर है?
सही है। एक बच्चा पूछ रहा है सर ऑफलाइन के बारे में बताइए कुछ। ऑफलाइन एक ऐसी माध्यम होता है पढ़ने का जहां पे अध्यापक और बच्चे एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं, जहां अध्यापक पूरा मेहनत से पढ़ा रहा होता है और कुछ बच्चे जब अध्यापक पीछे मुड़ता है तो उसकी तरफ देखते नहीं है, आपस में बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना। ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, सुनोगे तभी तो आएगा। ध्यान से सुनो, पढ़ाई करो। हाँ, तुम्हारे दिमाग में कैसे आ रहा है ये सब, पढ़ाई करो ना यहाँ पे। ठीक है, हाँ सही है, पढ़ाई पे ध्यान दो। जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ, अध्यापक मास्टर जी है ना, वो पीछे मुड़ते बच्चे बात कर रहे हैं, ये कब जाएगा, इतनी देर से पढ़ा रहा है, पीरियड कब ऑफ होगा, लंच खाना है, आज तो मम्मी ने पराठे दिए हैं, ऐसी बात करते हैं। हद हो गई यार, पढ़ लो ध्यान से। आ जाओ आ जाओ भाई, रूट प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। रूट प्रेशर क्या होता है सुन लो ध्यान से, कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, सबसे पहले ये याद करो। रूट प्रेशर एक पुश होता है ना। रूट प्रेशर क्या होता है, पुश होता है। सही है, इधर फोकस करो बेटा, फोकस करो, ध्यान से देखो। रूट प्रेशर एक प्रकार का पुश होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। ये क्या है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि रूट प्रेशर लगता कैसे है, समझिए ध्यान से। रूट प्रेशर कैसे लगता है, सबसे पहले ये समझो। रूट प्रेशर कैसे लगता है ये बताने जा रहा हूं। हाउ रूट प्रेशर डेवलप। रूट प्रेशर कैसे डेवलप होता है ये समझो ध्यान से। मैंने ये रूट बना दी आपके लिए, देखो रूट प्रेशर मतलब रूट में लगेगा, ये कैसे काम करता है। ये आपके लिए मैंने रूट बना दी, ये रूट है, ठीक है, मैंने रूट बना दी बेटा, क्लियर है। हाँ इधर ध्यान दो, ये मैंने रूट बना दी, ये मैंने यहां जाइलम बना दी, बहुत बढ़िया, एकदम जाइलम बना दी। जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं याद रखना, एनसीईआरटी की लाइनें हैं ये सारी। मैं पॉइंट ये लिख रहा हूं, रूट प्रेशर कैसे लगता है, ध्यान दो, फोकस करो। अब ये कान हाथी जैसे, आंखें चीते जैसी, इधर देखो ध्यान से। ये जो रूट प्रेशर ये कैसे लगता है सुन लो ध्यान से। रूट प्रेशर ऐसे लगता है कि सबसे पहले जाइलम में मिनरल इकट्ठा कर देते हैं। तो मैं लिख रहा हूं कि सम आयंस एक्टिवली एनर्जी खर्च करके एक्टिवली एक्यूमुलेट कर देते हैं जाइलम में। जाइलम में इकट्ठा कर दिए। देखो इधर मैंने जाइलम में सोडियम, पोटेशियम, Cl- ये इकट्ठा कर दिया। तो जब जाइलम में मैंने एनर्जी खर्च करके इकट्ठे कर दिए, ये ध्यान देंगे, एनर्जी खर्च करके इकट्ठे कर दिए, तो उससे क्या हुआ, मेरे पास वाटर पोटेंशियल इन जाइलम डिक्रीज, या जिसको आप बोल सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर इन जाइलम इंक्रीज। उससे क्या होगा, फिर पानी फोर्स के साथ आएगा। मतलब मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे, मैंने यहां पर आयंस इकट्ठा कर दिए जाइलम में। तो सबसे पहले मैंने आयंस इकट्ठा कर दिए, और दूसरे नंबर पर पानी एक फोर्स के साथ एंटर करेगा और पुश लगाएगा। आप समझो मैंने क्या किया, जाइलम में या मिनरल इकट्ठा कर दिए। ऐसे मिनरल इकट्ठा करने से वाटर पोटेंशियल घट गया या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, और एक पानी ऐसे फोर्स से आएगा और ऊपर की तरफ धक्का मारेगा। उसका बहुत मैग्नीट्यूड नहीं होगा, ऐसे आकर ऊपर जो पुश लगाएगा उसे रूट प्रेशर कहते हैं। तो रूट प्रेशर कैसे लगता है, आयंस को एक्टिवली एक्यूमुलेट किया है, उससे जाइलम का वाटर पोटेंशियल घटा या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा। वाटर एंटर किया एंड क्या डेवलप हुआ, पुश डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ, पुश डेवलप हुआ, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, रूट प्रेशर। क्योंकि मैंने आपको बोला रूट प्रेशर कौन सा प्रेशर है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। आ गया समझ, लाइन चेक कर लो। रूट प्रेशर एनसीईआरटी खोल के बैठे हो, हां, जो क्लास में बैठ के चिप्स खा रहे हैं, है ना, लेस के पैकेट खोल रखे हैं, हरे वाला फेवरेट है जिसका, वो मक्कार बालक, देख लो एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ो जल्दी से। क्लियर है, हाँ, जिसकी फर्स्ट क्लास है बेटा बाकी के लेक्चर भी देखना, बाकी के रिकॉर्डेड वाले में से देख लियो।
है ना। जिसकी भी फर्स्ट क्लास है उसका बहुत बहुत स्वागत है। नीट की परीक्षा के लिए आपकी तैयारी में हम आपका पूरा आपको पूरा योगदान देंगे और आपका योगदान भी प्रशंसनीय रहेगा। यदि आप हमारे साथ पढ़ते रहेंगे तो आप नीट की परीक्षा में अच्छा स्कोर ला पाएंगे। ठीक है, अब इतना काफी है, पढ़ लो जल्दी से। ठीक है, हाँ रिपीट कर देता हूं जिसको दिक्कत हुई सुन लो ध्यान से। मैंने ये बोला है कि आपने यहां पर आयंस इकट्ठा कर लिए, आयंस एक्टिवली इकट्ठा किए, पानी आएगा, फोर्स से ऊपर धक्का मारेगा। क्लियर हो गया? हाँ ठीक, बिल्कुल सही। हाँ बहुत सही, सही है। कुछ तो ऐसे नवरात्रि आ जाएंगे तो चिप्स ही खा जाएंगे पूरे, वो भर भर के इतने बड़े बड़े चिप्स के पैकेट खा जाते हैं और कहते हैं आज मेरा व्रत है, मैंने कुछ खाया नहीं। ऐसे पुराने पापी टाइप के बच्चे हैं कुछ। चलो आगे पढ़ते हैं, चलो आ जाओ इधर आ जाओ। देखो भाई, रूट प्रेशर कैसे डेवलप करता है बता दिया आपको, याद कर लो। एंड यहां पे आयंस इकट्ठा होते हैं, पानी आता है ऊपर की तरफ, पुश डेवलप करता है। आगे फोकस करेंगे। अब देखो इधर ध्यान दो। सबसे पहले डिटेल ऑफ रूट प्रेशर में आपको क्या क्या पॉइंट आएंगे और क्वेश्चन के लिए याद रखने हैं। पहला पॉइंट यह है कि हाउ इट डेवलप कैसे होगा। जाइलम में मिनरल, देखो कैसे डेवलप होगा वो सुन लो ध्यान से। कैसे डेवलप होगा, इन जाइलम मिनरल एक्यूमुलेट होगा। जाइलम में क्या होगा, मिनरल एक्यूमुलेट होगा। समझना ध्यान से। जाइलम में मेरे पास मिनरल इकट्ठा हो गया, ठीक है। जाइलम में मेरे पास क्या हो गया, मिनरल इकट्ठा हो गया। तो इन जाइलम मेरे पास मिनरल एक्यूमुलेट हो जाएगा, जाइलम के अंदर एक्टिवली, और उससे मेरे पास पानी एंटर करेगा। तीसरी बार बता रहा हूं, वाटर एंटर एंड पुश लग गया, वाटर एंटर और पुश डेवलप हो गया। अब आगे आ जाओ जरा, मेरे पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इसका। देखो एनसीईआरटी ने किसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बताया, सुनना ध्यान से। इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बताया। एनसीईआरटी ने कहा कि आप एक हर्बेशियस प्लांट ले लो। हर्बेशियस का मतलब होता है एक छोटा प्लांट ले लो, उसकी कोई ब्रांच होगी ऐसे, उस ब्रांच को लेकर ऐसे काट लो। देखो एनसीईआरटी ने कहा कि एक हर्बेशियस प्लांट ले लो, ग्रीन प्लांट, ध्यान से देखेंगे। एक हर्बेशियस प्लांट ले लो ऐसे, उसकी ये ब्रांच है इस तरीके से, उस ब्रांच को आप एक ब्लेड से ऐसे कट करो, आपको दिखेगा कि उसमें से पानी ऐसे नीचे गिरता हुआ हल्का सा निकलेगा, ऐसे बताया। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये है कि हर्बेशियस प्लांट या जिसकी सॉफ्ट स्टेम है, क्या है, सॉफ्ट स्टेम है, इज कट विद ब्लेड। और कब काटना आपने, व्हेन मॉइस्चर बहुत हो, व्हेन ह्यूमिडिटी आसपास हाई हो। ह्यूमिडिटी हाई होगी तो मतलब क्या हो रहा होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा होगा उतना ज्यादा। तो होता क्या है कि रूट प्रेशर की वजह से पानी, देखो व्हेन ह्यूमिडिटी हाई हो और सॉइल में काफी पानी हो, सॉइल में क्या हो, सफिशिएंट पानी हो, तो मेरे पास रूट प्रेशर लग रहा होता है। देखो रूट प्रेशर लगता है कैसे, समझो। रूट प्रेशर ऐसे लगता है। दूसरा रूट प्रेशर आप कैसे देख सकते हो, किसी स्टेम को, जो छोटे प्लांट की स्टेम को काटो ऐसे ब्लेड से तिरछा काटना है ऐसा, और उसमें से आपको अगर कोई लिक्विड बाहर निकलता आएगा, उसको आप रबड़ पे लगाकर, एक रबड़ का कुछ ऐसे लगाकर चेक भी कर सकते हो कि कितना लिक्विड बाहर निकला ऐसे। तो ये आपको ये बताएगा। देखो आप मेरे को एक चीज बताओ, रूट प्रेशर पुश है ना, पुश का मतलब पानी को धक्का दे रहे हैं, तो जब आप स्टेम काटोगे तो पानी वापसी गिरेगा ना। तो छोटे प्लांट में अगर आसपास ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, छोटे प्लांट में अगर आसपास ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, पानी हो अच्छा खासा मिट्टी में, तो रूट प्रेशर लग रहा होता है। तो अगर मान लो ठंडा मौसम हो थोड़ा सा, मतलब अभी बादल लगे हो, है ना, ह्यूमिडिटी हो थोड़ी सी, और मैंने क्या किया है, मिट्टी में पानी है, मैं एक प्लांट को ऐसे स्टेम को कट करके देखूंगा तो लिक्विड बाहर गिरेगा, जिसे मैं क्या बोल रहा हूं, जिसे मैं एक्सीडुएट बोल रहा हूं।
एक्सीडुएट का मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल, सैप एक तरीके से, ये कम आएगा, है ना। और आप क्या कर सकते हो, आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि जिस स्पीड से पानी आएगा उससे रूट प्रेशर निकाल लोगे, जिस स्पीड से पानी वापसी गिरेगा रूट प्रेशर निकाल लोगे। क्लियर है? समझ लो ध्यान से बेटा, आप अगर किसी प्लांट में लिक्विड वापसी गिर रहा है मतलब रूट प्रेशर से बढ़ रहा है, तो एनसीईआरटी कहती है एक सॉफ्ट प्लांट लो, छोटा प्लांट, उसको काटो, आप देखो लिक्विड वापसी गिर रहा है मतलब रूट प्रेशर लग रहा है। और रूट प्रेशर आप मेजर भी कर सकते हो, जिस रेट से पानी वापसी गिरेगा उसको मेजर कर लो, तो उस फोर्स से वो ऊपर चढ़ रहा था उस रेट से वापसी गिरेगा ना, ग्रेविटी लगा दो, जी लगा दो नीचे, है ना, mg का फोर्स लगा दो, जो तुम्हें लगाना हो लगा लेना। ठीक है। ह्यूमिडिटी मतलब बेटा पानी आसपास ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी का मतलब हो तो मॉइस्चर ज्यादा होना। आगे आओ बेटा, ये आओ, कंडीशन क्या चाहिए बेटा, अगर मुझे रूट प्रेशर लगाना है तो कंडीशन क्या चाहिए, इधर देखो सारे, मुझे कंडीशन क्या चाहिए होती है अगर रूट प्रेशर लगाना है, सुनना ध्यान से, रूट प्रेशर लगाना है तो क्या होना चाहिए, सुनना ध्यान से, रूट प्रेशर लगाने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि ट्रांसपिरेशन लो हो, लीफ में से पानी ना निकल रहा हो, ट्रांसपिरेशन लो हो और आसपास ह्यूमिडिटी हाई हो, ह्यूमिडिटी हाई हो और पानी जो हो, वाटर जो हो सॉइल में मेरे पास काफी होना चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं, देखो मान लो ये प्लांट बनाया मैंने, ध्यान से देखना बेटा, मैंने ये प्लांट बनाया, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो ये स्टेम है, ये स्टेम है, अगर पानी निकलता रहेगा तो इसमें जाइलम में रुकेगा नहीं, अगर मैं ट्रांसपिरेशन कम कर दूं, ट्रांसपिरेशन इसमें से कम कर दूं तो थोड़ी देर पानी जाइलम में रुकेगा, नहीं तो ऐसे चलता रहेगा तो रूट प्रेशर कैसे लगेगा। तो रूट प्रेशर लगने के लिए ट्रांसपिरेशन कम होना चाहिए, ह्यूमिडिटी आसपास ज्यादा हो ताकि कम ट्रांसपिरेशन हो और वाटर सॉइल में ठीक ठाक, मतलब मिट्टी में काफी पानी हो तो रूट प्रेशर लगता है। अगर सूखी मिट्टी होगी तो रूट प्रेशर नहीं लगेगा। तो रूट प्रेशर कैसे लगेगा, सुन लो ध्यान से, ट्रांसपिरेशन ना के बराबर हो रहा हो, ठीक है, मिट्टी में पानी हो काफी, समझ आ रहा है, और बाहर एनवायरनमेंट थोड़ा ह्यूमिड हो, ऐसा तब लगता है रूट प्रेशर। ऐसी कंडीशन कब मिलती है कि मिट्टी में पानी हो, ट्रांसपिरेशन ना के बराबर हो रहा हो, अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग, तो अर्ली मॉर्निंग में ऐसी कंडीशन मिल जाती है और कब मिलती है, लेट इवनिंग में। रूट प्रेशर है क्या, मैं रिपीट करता हूं, जब जाइलम में मिनरल्स इकट्ठे हो जाते तो पानी फोर्सफुली आता, ऊपर धक्का मारता, ये चीज। रूट प्रेशर का मैग्नीट्यूड कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम मैग्नीट्यूड होता है रूट प्रेशर का, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं होता। ठीक है, छुट्टी वाले घर को जाओ, क्लियर, छुट्टी वाले घर को जा सकते हैं, बिल्कुल मैंने बोला था पराठे रोटी चावल सब्जी जो खाना खा के बैठा करो क्लास में, मैं देर तक पढ़ाऊंगा हमेशा। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है, बाकी आपकी तो एक ही कंडीशन बची है पढ़ने की। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तुम चूजर्स हो नहीं, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है इस साल। ठीक है, तुम मुझे सिर्फ एक ही दिन कंप्लेन कर सकते हो कि नीट्स में सर आपका पढ़ा हुआ आया नहीं कुछ ऐसा, वो मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है ना? हाँ, तुम्हें कम पढ़ाऊं ये होगा नहीं, है ना, और तुम कम पढ़ो मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, इसलिए पढ़ लो चुपचाप। हाँ देखो तो भाई, एक्टिव इन अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग, कंडीशन क्या है, ट्रांसपिरेशन लो होगा, ये सारी कंडीशन है। एक्सीडुएट मतलब लिक्विड गिरे, ये सारी चीजें बता दी बेटा आपको। क्लियर? हाँ आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ। रूट प्रेशर का इफेक्ट क्या है, तुम्हें क्या आना चाहिए बेटा, रूट प्रेशर से तुम्हें क्या आना चाहिए, सुन लो ध्यान से। एक टर्म होती है गटेशन। गटेशन क्या होता है समझना ध्यान से, गटेशन क्या होता है समझना ध्यान से। देखो आपके पास ये पानी है, ये पानी के मॉलिक्यूल हैं ऐसे, ये पानी के गटेशन समझो क्या होता है, गटेशन क्या होता है। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं रूट प्रेशर क्या करता है। तो आप कहोगे सर देखो रूट प्रेशर पानी के ट्रांसपोर्ट में ज्यादा रोल नहीं करता, क्योंकि रूट प्रेशर का मैग्नीट्यूड कम है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं रूट प्रेशर क्या करता है। आप कहते हो सर रूट प्रेशर पानी के ट्रांसपोर्ट में ज्यादा काम नहीं करता क्योंकि रूट प्रेशर का मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कम है, तो फिर रूट प्रेशर क्या करता है प्लांट, कुछ तो करता होगा। तो जो कुछ करता है उसमें एक टर्म लिख रहा हूं गटेशन। तो गटेशन क्या होता है वो समझो। मेरे पास पानी को मैं ऐसे पुश कर रहा हूं, पानी को मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे पुश कर रहा हूं। मैंने कहा था कि रूट प्रेशर तब लगता है जब ट्रांसपिरेशन ना हो रखी हो। तो मेरे पास ये मान लो अभी स्टोमेटा क्लोज है,
तो गटेशन क्या होता है, सुन लो ध्यान से। मेरे पास जब मैं पानी को पुश करता हूं तो मेरे पास पानी जो है इस स्टोमेटा से लॉस नहीं होता। आप समझो इस चीज को, पानी इस स्टोमेटा से, गार्ड सेल से लॉस नहीं होता। यहां से पानी क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में खास तरह के छेद से बाहर आता है। ऐसे लिक्विड फॉर्म में, मतलब लीफ के मार्जिन पे, मार्जिन समझ में आता है, लीफ के इन कोनों में खास तरह के छेद होते हैं। पानी छोटे प्लांट में होते हैं, ट्री में नहीं, छोटे प्लांट में होते हैं, खास तरह के पोर होते हैं, वहां से लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है। तो गटेशन एग्जैक्टली क्या है कि जब रूट प्रेशर हाई हो, ट्रांसपिरेशन पुल ना लग रहा हो और लीफ पर लिक्विड फॉर्म में जो पानी आए उसकी इवेपोरेशन ना हो, तो मुझे गटेशन दिखती है। तो गटेशन एग्जैक्टली क्या है, आप समझो ध्यान से। पानी अगर यहां से लॉस होता, आप मुझे बताओ, पानी अगर यहां से लॉस होता तो लॉस होता H2O G की फॉर्म में, लेकिन पानी यहां से लॉस हुआ है H2OL, लिक्विड की फॉर्म में। तो गटेशन को ही हम एक्सीडुएशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि स्मॉल प्लांट में हमारे पास व्हेन ट्रांसपिरेशन लो हो, ट्रांसपिरेशन क्या हो, लो हो, ट्रांसपिरेशन इज लो, ठीक है, ड्यू टू रूट प्रेशर क्या होगा, वाटर इज लॉस्ट, वाटर नहीं है, वाटर प्लस मिनरल है, इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। कहां से, फ्रॉम मार्जिन ऑफ लीफ, लीफ के मार्जिन से, और एक स्पेशल छेद होते हैं, स्पेशल पोर होते हैं, उस पोर का नाम होता है हाइडाथोड्स। पोर का नाम क्या है, हाइडाथोड्स है। तो आपको बिल्कुल क्लियर करना है कि छोटे प्लांट का मतलब हरे प्लांट। इसका एग्जाम्पल मैं ग्रास लिख सकता हूं, ग्रास मोनोकोट है, और मैं टोमेटो लिखूंगा तो टोमेटो क्या है, डाइकॉट है। टोमेटो लिखूंगा तो डाइकॉट है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, फिर से समझेंगे, जिनको नहीं आया फिर से समझेंगे। गटेशन क्या होता है, रूट प्रेशर ऐसे धक्का देता है, ऐसे वो पानी यहां से ना निकल के लिक्विड की फॉर्म में, लीफ के मार्जिन से निकल के लिक्विड की फॉर्म में ऊपर आ जाता है। गटेशन आप कब देख सकते हो, जब इवेपोरेशन, मान लो मैं आपको कहूं कि आपने अपने, मतलब मान लो टेबल पे थोड़ा सा पानी गिरा दिया, ठीक है, अब इवेपोरेशन होके पानी उड़ जाएगा, तो मुझे कैसे पता चला पानी गिरा था, तो लीफ पर पानी आया, पता कैसे चलेगा, इवेपोरेशन ना हो। इवेपोरेशन कब नहीं होगी, सुबह, इसलिए अर्ली मॉर्निंग पे लीफ के ऊपर जो ड्रॉप दिखती है वो गटेशन से आई हुई होती है। इसलिए कहते हैं घास पे पैदल चलो, क्योंकि गटेशन का लिक्विड पैर में लगेगा, बढ़िया फायदा, मजा आएगा। सही है, क्लियर। टोमेटो बेटा टोमेटो डाइकॉट है। भिंडी के पौधे में, मैं उस दिन मैंने लगा रखे थे अपने सेटअप में भिंडी के पौधे, ओकरा है ना, ओकरा जिसे कहते हैं, उसमें भी गटेशन, तो छोटे प्लांट होना चाहिए, छोटे प्लांट में गटेशन दिख जाएगी। और गटेशन होता है लिक्विड के फॉर्म में लॉस होना, और वो हो क्यों रहा है, रूट प्रेशर की वजह से। किस छेद से हो रहा है, हाइडाथोड्स। क्या लग रहा है, पुश। क्लियर है, हाँ। वेपर में बेटा मेरी बात सुन, अगर गैस की फॉर्म में लॉस होता तो क्या उसमें सैप होगा, मिनरल लॉस होंगे गैस में, नहीं। लिक्विड की फॉर्म में लॉस होगा तो मिनरल लॉस होते हैं, हाँ, ठीक है। गटेशन बेटा एक इफेक्ट है, गटेशन से कोई खास फायदा नहीं हो रहा प्लांट को, कोई फायदा नहीं हो रहा, बट एक हमने ऑब्जर्वेशन करी है ना, ऑब्जर्वेशन करी है। क्लियर है, आ जाओ जल्दी आओ, अगला आ जाओ भाई। ये देखो, एक तो गटेशन होता है, दूसरा इफेक्ट रूट प्रेशर का है, रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम। अब ये वाटर कॉलम क्या होता है ये समझना हमने, रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम। देखो ध्यान से फोकस करना, देखो ये मेरे पास पानी का कॉलम है, दिस इज पानी का कॉलम, ये पानी का कॉलम है, दिस इज वाटर कॉलम। सुन लो वाटर कॉलम क्या होता है। पानी की ये जो लेयर्स आपस में जुड़ी हुई है ना, पानी की जो ड्रॉप्स आपस में जुड़ी हुई हैं, इसे वाटर कॉलम कहते हैं। वाटर कॉलम का मतलब पानी की जुड़ी हुई बूंदे, पानी की ड्रॉप्स आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं, उसे वाटर कॉलम कह रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, पानी पे खिंचाव ला रहा हूं, ऐसे
देखना, पानी को यहां से खींचते हैं ऐसे, पानी को जब यहां से खींचते हैं उसे टीपी कहते हैं। व्हाट इज टीपी? टीपी क्या भाई? डीपी नहीं, टीपी, ट्रांसपिरेशन पुल। पानी को आप यहां से खींच रहे हो उसे ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि दूसरा इफेक्ट क्या है किसका? रूट प्रेशर का। देखो, आप पानी को यहां से ऐसे खींच रहे हो, ऐसे ऊपर की तरफ खींच रहे हो, और वाटर कॉलम है मेरे पास। वाटर कॉलम पानी की बूंदे। अच्छा, वाटर कॉलम की अपनी एक स्ट्रेंथ है, उसे हम लिख रहे हैं टीएस। टीएस का मतलब होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, या एक तरीके से अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। अब मैं जो समझाऊंगा बहुत ध्यान से समझना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब ट्रांसपिरेशन पुल ज्यादा होगा, मान लो मैं यहां से पानी को खींच रहा हूं, तो ये अगर बीच में से कॉलम टूट भी तो सकता है, ऐसे टूट जाएगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब बहुत दोपहर होती है ना, बहुत दोपहर मतलब दोपहर होती है, इन आफ्टरनून, ठीक है, समर में, समर की दोपहर में मेरे पास क्या होता है, इन स्मॉल प्लांट कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसपिरेशन पुल ज्यादा हो जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ से। अगर ट्रांसपिरेशन पुल ज्यादा हो जाए टेंसाइल स्ट्रेंथ से तो वाटर कॉलम टूट जाएगा। सोचो, दिमाग लगाओ। अगर मैं यहां से खींच रहा हूं, ये कॉलम बीच से टूट जाएगा। अगर ये कॉलम टूट गया तो जोड़ोगे कैसे? बताओ, ये कॉलम टूट गया, आप समझ रहे हो इस बात को? मेरे पास ये देख रहे हो, ट्रांसपिरेशन पुल ज्यादा हो जाए इससे तो ये कॉलम बीच में से टूट गया। मैंने यहां से खींचा ट्रांसपिरेशन पुल, ये कॉलम टूट गया, ऐसे ये बीच में से अलग हो गया। अगर बीच में से अलग हो गया तो लीफ में पानी जाना बंद हो गया, लीफ मुरझा जाती है बिना पानी के। ऐसा होता है ना दोपहर में, समर में। तो होता क्या है, रूट प्रेशर क्या करता है? रूट प्रेशर ऐसे बाद में इवनिंग में पुश लगाता है ऐसे, और इस कॉलम को जोड़ देता है। तो रूट प्रेशर इज पुश, ठीक है, विच कैन ज्वाइन दिस कॉलम। पर ये छोटे प्लांट में ही कर पाएगा दिस कॉलम। आप देख रहे हो, कॉलम ब्रेक करेगा, प्लांट मुरझा जाएगा, विल्टिंग कहते हैं उसे। विल्टिंग मतलब प्लांट का मुरझाना, विल्टिंग अकर। क्या आपको समझ आया? बताओ जल्दी से, क्लियर है ना? हाँ, आप पानी डालो, थोड़ा सा पानी सॉइल में आता है, सॉइल अच्छी भरेगी पानी से तो रूट प्रेशर बनेगा, थोड़ा धक्का लगेगा उस पे, कॉलम जुड़ जाएगा, शाम तक प्लांट एकदम मतलब हंसता हुआ दिखेगा आपको, है ना? हाँ, ठीक है, हाँ, क्लियर है, बहुत सही। तो प्लांट एकदम मतलब हंसता हुआ दिखेगा, मस्त एकदम, है ना, शाम तक। ठीक है, तो ये हमने बेटा रूट प्रेशर के इफेक्ट बता दिए। तो आपको मैंने मतलब क्या पढ़ाया, ध्यान से देखेंगे एक बार, फोकस करेंगे बच्चे अच्छे वाले सारे, फोकस करने का। इधर देखो, हमने आपको ये पढ़ाया है, एक मिनट रुक जाएंगे। हाँ, हमने आपको ये पढ़ाया कि असेंट ऑफ सैप की 3 थ्योरी है ना, उसमें से हमने आपको 2 बता दी। हमने कहा रूट प्रेशर कोई काम तो कर नहीं रहा, गटेशन करता है, रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम करता है, हाइड्राथोड से गटेशन होती है, एक्सीडुएशन भी बोलते हैं। कुछ प्लांट में अगर आप चोट मार दो तो लिक्विड बाहर आता है, इसका मतलब पॉजिटिव प्रेशर है। जैसे कि आपने वो देखा, वो मिल्कवीड जिसमें तोड़ने पे मिल्क निकलता है, इसका मतलब उसमें क्या हो रही है, एक्सीडुएशन हो रही है, उसे ब्लीडिंग कहते हैं। ब्लीडिंग कब होगी, जब तोड़ने पर हो। अपने आप हो रही है तो गटेशन है, खुद से हो रही है तो गटेशन है। आप तोड़ रहे हो लीफ और लिक्विड बाहर आए तो उसे क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग बोलेंगे। क्लियर होगी बात, है ना? सही है, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ जरा, आ जाओ जल्दी से बेटा। कल अगर किसी और की एक्स्ट्रा क्लास नहीं है तो मैं 9 बजे के आसपास रखूंगा आपकी, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे क्लास रखूंगा मॉर्निंग में, ठीक है। 9 से मैं हो सकता है 12 बजे तक पढ़ाऊं, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक पढ़ाऊंगा। जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा तो भी आएगा, आ जाना यार, पढ़ा दूंगा, है ना? ठीक है, आ जाओ, देखो इधर देखो, अब आ जाओ। अब हमारे पास जो आखिरी थ्योरी है वो कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है। आखिरी थ्योरी कौन सी है? कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है। और इस थ्योरी में आपको हम क्या बता रहे हैं वो सुनना आपने।
तो कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी ये हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास है। ये थ्योरी क्या कहती है उसको जानेंगे आज, आपसे आपको बताएंगे। क्लियर है? तो कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी क्या बोलती है, ये इसको हम समझेंगे। ये थ्योरी क्या बोलती है पहले सुन लो ध्यान से, तो आपको 5 मिनट समझना है सिर्फ इसे। ये थ्योरी ये कहती है कि मुझे क्या है, ध्यान सुनेंगे, रूट प्रेशर जो है उसका मैग्नीट्यूड कम है। रूट प्रेशर का 1 मिनट लूंगा बस, मैग्नीट्यूड कम है, मैग्नीट्यूड इज लो, उतना मैग्नीट्यूड नहीं है भाई, रूट प्रेशर का उतना मैग्नीट्यूड नहीं है ना, उतना मैग्नीट्यूड नहीं है रूट प्रेशर का। ठीक है, रूट प्रेशर का मैग्नीट्यूड कम है। हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर सम फोर्स, फोर्स लगभग कितना कि 15 मीटर पर घंटे का ट्रांसपोर्ट तो एटलीस्ट चाहिए ना, है ना, इतना तो ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो हमारे पास ये थ्योरी है जिसका नाम कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है। ये थ्योरी ये बताएगी कि स्ट्रॉन्ग पुल कैसे आता है, कि मैं इतना खिंचाव कैसे लाऊंगा, मतलब बहुत ज्यादा खिंचाव कैसे लाऊंगा, क्योंकि पानी को 130 मीटर की हाइट तक भी चढ़ाना हो सकता है। और इतने स्ट्रॉन्ग खिंचाव के बाद कॉलम क्यों नहीं टूटा, यह थ्योरी 2 बात एक्सप्लेन करेगी। पहला, खिंचाव स्ट्रॉन्ग क्यों है, दूसरा, इतने स्ट्रॉन्ग खिंचाव के बाद कॉलम टूटा क्यों नहीं। आप समझ रहे हो, 2 पॉइंट है इस थ्योरी के। कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी 2 बातें बताती है, पानी ऊपर चढ़ाने के लिए खिंचाव कैसे आएगा और ये कॉलम क्यों नहीं टूटा। चलो कल करेंगे इसको आगे यहां से, ठीक है, चलो कल करेंगे बेटा, यहां तक पढ़ लो, है ना, ठीक है। हाँ, वो बैकलॉग भाई मैं क्या करूं बता, सिलेबस नहीं कराऊं। एक कह रहा है बैकलॉग, तो लेट क्यों ज्वाइन किया, जब बैच 1 तारीख जब लॉन्च हो गया तो जब भी कर लेता भाई, क्या सोच रहा था। सर खुश होंगे, शाबाशी देंगे, हैं। अब बैकलॉग बेटा कर कैसे भी करना, नीट के लिए पढ़ना है, आप क्यों परेशान हो रहे हो, इतना दुख, मतलब इतने दुख बता देते हो अपने, मतलब मैं सुन के दुखी हो जाता हूं। कल तो ऐसे बच्चों ने कितने इतने दुख बताए अपने, मैं एक ही बात बोल रहा था, मत बन भाई डॉक्टर, दुख तेरा है, तुझे बनना है डॉक्टर ना, तो मेहनत कर कहीं से, तेरे को निकालना है। ठीक है, मैं साथ हूं लास्ट तक, ठीक है, क्लियर, मैं 100% साथ हूं लास्ट तक। ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आता होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आने का जो तुम्हें नहीं आता होगा, यही बोल सकता हूं और क्या बोलूंगा बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलो यहां से आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, चलो बाय। ठीक है।